जय हिंद। वेलकम टू दक्षाई क्लासरूम। मैं मनीष सेवटा और आज अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर के। मतलब हम लास्ट 20 ईयर सोल्व करना चाह रहे हैं। हम 2000 से लेकर 2020 तक जितने भी सवाल आपसे पूछे गए होंगे किसी भी स्पेसिफिक चैप्टर के, उनको हम चैप्टर वाइज सबको हम देखेंगे। अब उसका मोटिव क्या है? उसका मोटिव ये, एक तो आपको आइडिया लग जाएगा किस तरीके के सवाल जेई आपसे पूछ रहा है, और एक मैं ये चीज़ दिखाता हूँ तो भाई हमेशा जैसे कोई भी पेपर है आपके पास में, लेट एज्यूम जेई में कोई पेपर है, उसमें 18 से 20 सवाल आते हैं। लेट एज्यूम 18 प्रॉब्लम है आपके पास में, तो अगर मेरे पेपर बहुत टफ आया, मतलब लोगों ने बोला कि दिस इज द टफेस्ट पेपर, मतलब टफ आया, बहुत ज़्यादा टफ लोग बोल रहे हैं, तो उस वाले में भी क्या होगा, 18 सवाल तो उसमें 7 सवाल आसान रहेंगे। टफ होगा तब 7 सवाल आसान मिलेंगे 18 में से। अगर मान लीजिए पेपर मीडियम लेवल का आया होता है तब आपको 18 में से 10 सवाल के आसपास आसान मिलते हैं। पेपर इजी आया होता है 14 से 15 सवाल आसान मिले होते हैं, और मीडियम और इजी के बीच में 12 सवाल आसान मिले होते हैं। तो मान लीजिए टफ से टफ पेपर आ गया तो कितने सवाल आसान मिलेंगे? 6-7 जरूर मिलेंगे। बहुत अल्ट्रा ही टफ आ गया तो भाई साहब फिर भी 5 से 6 सवाल जरूर आपको आसान मिलेंगे। ऐसा नहीं हो सकता भाई साहब सबके सब सवाल टफ हो, ऐसा कभी नहीं होता है पेपर के अंदर। चाहे वो कोई भी पेपर हो आपके पास में, चाहे वो जेई का हो या फिर यहाँ पे कोई टेस्ट हो रहा हो, कहीं का भी टेस्ट होगा ना, वो उसमें कुछ सवाल आसान जरूर होते हैं। हमारा टारगेट होना चाहिए सबसे पहले वो आसान सवाल, क्योंकि देखिए अगर आप 7 सवाल भी कर देते हैं, 7 सवाल समझ पा रहे हैं आप, तो आपके पास में 7 सवाल अगर आप कर रहे हैं तो एक 35-40% आपने कर दिया सोल्व। आप मिनिमम आप 40% तो आप इजीली आसान वाला पार्ट सोल्व करके लेके आ सकते हो। 40% तो मतलब आप समझ पा रहे हैं जेई में अच्छा खासा स्कोर आ जाएगा। आप 40% ले आते हैं तो आपकी अच्छी खासी रैंक आपको दिखाई दे जाएगी। तो आप कोई भी पेपर में आसान सवाल ढूंढिए, और अपने यहाँ पे जब प्रीवियस ईयर करेंगे तो आपको दिखाऊंगा ये आसान पूछा था, ये आसान पे हो सकता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में से हम 20 सवाल करें, 20 में से 8 सवाल आसान होंगे और 12 सवाल टफ होंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है 15 आसान 5 टफ। पर आप पैटर्न एक चीज़ का देख पाएंगे कि हमेशा कुछ आसान सवाल आपको जरूर दिखाई देते हैं, तो आपको उनको ढूंढ करना आना चाहिए। और आप यही स्ट्रेटेजी रखिए एग्जाम के अंदर कि आप पहले आसान सवाल ढूंढ लें। अगर आप आसान सवाल ढूंढ सकते हैं तो आप डेफिनेटली जेई में बहुत बढ़िया रैंक से सिलेक्ट हो सकते हैं। तो आइए बच्चों अपने 1 बाय 1 शुरू करते हैं। हम उल्टे से शुरू करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करेंगे 2000 में। तो 2000 के जो सवाल करें सबसे पहले हम सिंगल ऑप्शन करेक्ट वाले सवाल करेंगे ना, 2000 से लेकर आगे बढ़ते बढ़ते फिर हम और भी मल्टीपल करेक्ट है तो फिर वो करेंगे। उस तरीके से हम प्रोसीड करेंगे। अब मान लीजिए आपका किया हुआ है, मैं आपको टाइम दूंगा, सवाल दिखाने वाला प्रॉपर टाइम दूंगा, आप स्क्रीन को पॉज करके आप वो सवाल अटेम्प्ट कीजिएगा। और आपको आप पता है भी एक सवाल के लिए कितना मिनट रिक्वायर्ड है, 3 मिनट के आसपास रिक्वायर्ड होता है। तो आप उतना टाइम खुद से डिवोट कीजिए उस सवाल पे, फिर आप सॉल्यूशन देखिएगा ना। ऐसा नहीं है चल रहा है आप देखते, उससे आपका कोई भला नहीं होगा, उससे मेरा ही भला होगा। भाई मैंने सवाल करके कर लिए, मेरी प्रैक्टिस होगी। आपका भला तभी होगा जब आप खुद से करेंगे। तो अगर मान लीजिए आप बिना अटेम्प्ट किए देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप बिना अटेम्प्ट करे देख सकते हैं। तो आपको जब सवाल दिखाई दे मैं उसका टाइम दूंगा, आप स्क्रीन पॉज करेंगे, सवाल को देखेंगे और उसके बाद में आप उसका जवाब निकालेंगे। बात समझ में आ गई? और अगर मान लीजिए आपने कर रखा है तो आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं, बिकॉज सारे कंसेप्ट आपके प्रीवियस ईयर से रिवाइज हो जाएंगे, तो आपको उसमें हेल्प मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो आइए अपने 1 बाय 1 शुरू करते हैं। बच्चों ये सवाल है आपके पास में, और ये आपसे 2000 में पूछा गया था। पहले आप सवाल देख लीजिए, सवाल को पढ़ लीजिए। जब तक आप खुद अटेम्प्ट नहीं कर रहे तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे ना। आप स्क्रीन को पॉज करके रखेंगे, जब तक आप पूरा सोल्व करके अपना फाइनल आंसर नहीं सबमिट कर रहे तब तक आपको आगे बढ़ना नहीं है। और ऐसा नहीं भी एक बार नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप रुकिए, एफर्ट डालिए, नोट्स खोलिए, कोई दिक्कत है तो इसी बहाने हम चीज़ों को रिवाइज भी कर लेंगे। समझ में आ रही है? तो पहले आप अपना लास्ट एफर्ट डालिए, पूरा पूरा लास्ट एफर्ट। हो सकता है कि आपको ये 1 घंटे का वीडियो देखने में 2 घंटे लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। जब आप फुल एफर्ट हो जाए तब आप बोले हाँ अपना ये ऑप्शन सही है, तब आप जाइए आगे और आगे बढ़िए, फिर अपने देखते हैं। हाँ भी हुआ, मैं सोल्व कर रहा हूँ। आंसर आना चाहिए इसका ऑप्शन बी इसका आंसर होना चाहिए। अगर आपका हुआ है तो बहुत बढ़िया, मुस्कुराइए, और नहीं हुआ है तो आप देख लीजिए। सवाल पढ़ते हैं। सवाल सबसे पहले आप सवाल पढ़ने में कोई गलती नहीं करेंगे। हमारा दिमाग क्या होता है, 1-2 लाइन पढ़ते हैं, हमारे दिमाग में परसेप्शन बन जाता है ये पूछ रहा है।
जैसे मान लीजिए आपने कोई दो चीज़ें देखी, आपने दो मासी देखे M1 M2, तो आपको लगता है फोर्स ही पूछ रहा है, क्या पता पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा हो, कुछ पूछ रहा हो, तो आप दिमाग में परसेप्शन नहीं बनाएंगे ना चीज़ों को लेकर, जो एक्चुअली पूछा जा रहा है वही आप बताएंगे। तो सवाल जब पढ़ेंगे तो बिल्कुल न्यूट्रल रहेंगे, उसमें कभी कोई गलती नहीं करनी है। और आप यहाँ पे गलती करिए और उनसे सीखे, उसको नोट डाउन कर लीजिए क्या गलती आप कर रहे हैं, तो धीरे धीरे हम उनको रिमूव करने की कोशिश करेंगे। ये सवाल है आपके पास में, और अपने लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। बोलते हैं 3 चार्जेस हैं आपके पास में, एक Q प्लस Q प्लस Q आर प्लेस्ड एट वर्टाइसिस ऑफ ए राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। राइट एंगल ठीक है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या हो गया भाई साहब, दो साइड्स बराबर होगी, तो ये और ये तो बराबर हो नहीं सकती, तो ये और ये दोनों साइड्स क्या हो जाएगी आपके पास, बराबर हो जाएगी। ठीक है जी, इतना सवाल में समझ में आ गया था। कौन सी ईयर का 2000 का है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रही है, बोल रहा है कि द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन इज 0। ओके, नेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते थे, ऐसा सवाल हमने क्लास में नोट्स में किया था, क्लास नोट्स में किया था, हाँ किया था यार हमने। ये बोला जब बहुत सारे सिस्टम को, तब देखिए कितने पेयर्स बन रहे हैं, याद है आपको, किसी एक पेयर की जो पोटेंशियल एनर्जी लिखी जाती है वो लिखी जाती है K Q1 Q2 डिवाइड बाय R। किसी एक पेयर की, अगर आपके पास दो चार्जेस हैं यहाँ पे Q1 और Q2, और दोनों के बीच में दूरी कितनी आपके पास में R है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी आप ऐसे लिखते हैं। अगर यही बात ग्रेविटेशन में होती तो ग्रेविटेशन में पोटेंशियल एनर्जी आती है माइनस GM1 M2 डिवाइड बाय R, बिकॉज उसमें दोनों मासेस अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, यहाँ पे रिपेल कर रहे हैं, तो ऐसा एक्सप्रेशन पोटेंशियल एनर्जी का बनता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर हम ये देखते हैं कितने पेयर्स हैं हमारे पास में, मतलब पेयर्स कितने, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो कितने पेयर्स हैं, देखिए एक आपको इस पेयर की लिखनी पड़ेगी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है 1 पेयर, एक इस पेयर की लिखनी पड़ेगी और एक इस पेयर, 3 ही पेयर की पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है, और उनका सम 0 है, सवाल में ये गिवन है आपको, ठीक है। तो आइए मैं लिखता हूँ, सबसे पहले इन दोनों की लिखी, दैट इज K Q डिवाइड बाय A, पहले पेयर की लिखी। इस वाले पेयर की लिखूंगा बच्चों, क्या है कि दैट इज Q डिवाइड बाय A। अब ये वाली साइड A कैसे, बिकॉज सवाल में गिवन है, एक्सेलस है। और अगर आप हाइपोटेन्यूज की लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बच्चों, दैट इज Q डिवाइड बाय, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये A तो ये हो जाएगा √2A, तो ये आ जाएगा आपके पास में √2A, दैट शुड बी इक्वल टू 0, √2 यहाँ पे आएगा। अब पूछना क्या चाह रहा है, ये चाहते हैं Q की वैल्यू कितनी हो आपके पास, इस कैपिटल Q की वैल्यू कितनी हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो उड़ रहा है वो उड़ाओ, A और A को उड़ा दिया, ये भी उड़ा दिया, छोटा Q भी उड़ा दिया, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे तो बच रहा है Q, यहाँ पे सिर्फ क्या बच रहा है Q इज इक्वल टू, उसको आप उस तरफ लेके जाएंगे तो ये एक्सप्रेशन कितना का, माइनस Q बाय √2। बहुत बढ़िया। अब आप देखिए ये बन जाएगा Q ब्रैकेट में 1 + 1 बाय √2, और यहाँ पे चला गया कुछ Q, सही है, ठीक। अगर आप यहाँ से Q की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये एक्सप्रेशन कितना का, √2Q डिवाइड बाय √2 + 1, और एक माइनस साइन भी आएगा, माइनस साइन यहाँ पे रहेगा, ये आपके पास जवाब होगा। और ये कौन सा ऑप्शन है आपके पास, अब यहाँ पे ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है यार, अब क्या करें, ऐसा तो ऑप्शन है ही नहीं सवाल में कोई। अब हमें कुछ दिखाई दे रहा है भी ऐसा √2 तो नहीं है, अब सोच के देखिए अगर आप ऊपर नीचे √2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑप्शन मैच कर जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, ऊपर नीचे √2 मल्टीप्लाई करना है। जैसे ये आपके पास एक्सप्रेशन है, यहाँ पे कितना है, Q आपके पास में आ गया माइनस √2Q डिवाइड बाय √2 + 1। अब हमें ऑप्शन की तरफ जाना पड़ेगा, हमने ऑप्शन देखा, ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो हमें क्या, हमें एक दिखाई दे रहा है अगर आप √2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई ऑप्शन मैच कर सकता है, बी वाला ऑप्शन मैच कर सकता है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें यहाँ पे ऑप्शन देख के भी कई बार सोचना पड़ता है, तो ऑप्शन में क्या है उसके हिसाब से ऐसा करेंगे तो कोई दुख दर्द नहीं है, इसमें ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये क्या बन गया आपके पास, जैसे √2 और ये √2, ये तो बन गया आपके पास में 2Q, सही। अच्छा नीचे क्या बन गया आपके पास में, जैसे 2 + √2, और यहाँ पे एक माइनस आ गया। अब कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है यहाँ पे आपके पास, बी ऑप्शन यहाँ पे मैच कर गया, तो बी इसका करेक्ट जवाब था। अब आप देखिए एक बात और समझ लीजिए, आपको ये बात तो पहले ही देख के फील आ जाना चाहिए कि अगर टोटल एनर्जी 0 बनना है तो ऑब्वियसली कि ये दोनों पॉजिटिव है तो इनसे पॉजिटिव बनेगी। अगर ये वाला चार्ज बच्चों पॉजिटिव होता, सारी एनर्जी पॉजिटिव ही आ जाती, तो कभी सम 0 आता ही नहीं, तो क्योंकि नेगेटिव आनी ही चाहिए थी, तो वो फाइनली मैथमेटिक्स से आ भी रही है। तो आसान सवाल था ये पोटेंशियल एनर्जी का। तो ये होता है ग्रेविटेशन का भी अपने रिवाइज करते हैं, ग्रेविटेशन में जो पोटेंशियल एनर्जी आती है दो मासेस की M1 M2 की, कितनी आती है बच्चों, इट इज माइनस GM1 M2 डिवाइड बाय R। क्यों आती है माइनस, बिकॉज उस जैसे अभी तो रिपेल कर रहे हैं ना, यहाँ पे तो अट्रैक्ट करते हैं, और अगर यहाँ पे अट्रैक्ट करते हैं एक प्लस होता है एक माइनस होता है, समझ में आ रही है बात, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। छाप लीजिए इसको, छापना तो क्या है आपसे हो गया तो ठीक है, पुरानी आदत है उससे बोल रहे हैं, ठीक है, हो गया सवाल, ठीक है। अब आइए अपने आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल देखते हैं।
नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके सामने है 2001 का सवाल है और फील्ड लाइंस का सवाल है। सवाल पढ़िए और आप इसका जवाब बताइए क्या है। सिंपल सवाल है, थ्योरेटिकल, स्ट्रेट फॉरवर्ड और बहुत ही आसान। जब जैसे कई पेपर में आता है बहुत आसान सवाल, उस वाली कैटेगरी का सवाल है। हुआ? ठीक है। इसमें ये तो आसान था, फटाफट होने वाला सवाल था, तो इसमें थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, बात करते हैं इसके बारे में। हम सबसे पहले देखते हैं कि यार हम फील्ड लाइंस के बारे में क्या क्या जानते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की अगर हम बात करें तो क्या क्या जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या क्या जानते हैं आप सब बातें याद कीजिए ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है। पहले सबसे इसकी बात करते हैं, क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आपको जवाब देना है ना, आपसे पूछा जा रहा है ना, मुझे तो पता है। आप रिकॉग्नाइज कीजिए, याद कीजिए क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी लाइंस टेंजेंट टू विच वी विल गेट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है ये बात। और क्या जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से निकलती है? पॉजिटिव चार्ज से। सबसे पहले डेफिनेशन पता होना चाहिए, इसकी डेफिनेशन। ठीक है जी, पता था। कहाँ से निकलती है? पॉजिटिव चार्ज से निकलती है और नेगेटिव चार्ज पे क्या होती है बच्चों? ये नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होती है। चार्ज पे टर्मिनेट होती है। क्लोज लूप बनाती है क्या? क्लोज लूप बनाती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? कभी क्लोज लूप नहीं, कभी क्लोज लूप नहीं बनाती। एक सोर्स है, जैसे क्लोज लूप का मतलब क्या है? क्लोज लूप तो ऐसा होगा ना, ऐसे होगा। क्लोज लूप का मतलब ये है भाई, एक बार जैसे फील्ड लाइंस बन गई वैसी बन गई, इसका कोई सोर्स भी नहीं है, कोई सिंक भी नहीं है। मैं कहाँ से चली पता नहीं, एक सर्कल मैंने पूरा बना दिया, मैं बोल सर्कल कहाँ से शुरू हुआ नहीं पता। लाइन का पता होता है, लाइन ऐसे है तो यहाँ से समझ लो, यहाँ से शुरू यहाँ पे खत्म, या फिर यहाँ से शुरू यहाँ पे खत्म हुई। पर सर्कल में क्या बोलेंगे भाई, कहाँ से खत्म हुई कहाँ से शुरू हुई। तो आपके पास में भी आपको पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका सोर्स भी है, सिंक भी है। सोर्स क्या है? सोर्स है उसका पॉजिटिव चार्ज, इसको आप सोर्स बोल सकते हैं। और सिंक क्या है आपके पास में? सिंक है नेगेटिव चार्ज। तो अगर कभी ऐसा होगा तो कभी वो क्लोज लूप बनाएगी नहीं। और एक बात और याद रखिएगा कि जो फील्ड लाइंस आपके पास में क्लोज लूप बनाती है, जो फील्ड लाइंस आपके पास में क्लोज लूप बनाती है वो नॉन कंजर्वेटिव होती है, और जो फील्ड लाइंस आपके पास में क्लोज लूप नहीं बनाती वो कंजर्वेटिव होती है। तो आप क्या बोलेंगे? दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस EFI डज नॉट फॉर्म क्लोज लूप, डज नॉट फॉर्म क्लोज लूप। क्लोज लूप कभी नहीं बना। क्लोज लूप का मतलब क्या है कि वापस मतलब एक लूप में है आपके पास में, सोर्स सिंक नहीं है, या फिर जहां से निकली वहीं पे खत्म हो गया, ऐसे ही मान सकते हैं आप इसको। तो ऐसा नहीं होता है आपके पास में कभी भी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट फॉर्म क्लोज लूप। समझ में आ गई ये बात? इस वजह से ये कंजर्वेटिव नेचर की है। कैसे नेचर की है बच्चों? ये कंजर्वेटिव नेचर। ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो आपके पास में है वो कंजर्वेटिव है। हर एक इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव नहीं होता। आपने वहां पढ़ा था इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, आपने ये दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब आपने इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा है क्या? आपने वहां पढ़ा होगा ना, जब EMI की आपने बात की थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, तो वहां पे आपने इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड देखा होगा। वो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन कंजर्वेटिव। अगर मैं बोलूं इलेक्ट्रिक फील्ड इज, अगर मैं ये स्टेटमेंट बोलूं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपके पास में है वो कंजर्वेटिव है, तो ये बात गलत है। इलेक्ट्रिक फील्ड, हर एक इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव नहीं है, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कंजर्वेटिव है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड वो होता है जो एक रुके हुए चार्ज की वजह से आता है, जो एक स्टेशनरी चार्ज की वजह से आता है। वो जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड था वो आपके पास में आया था चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। समझ में आ रही है मेरी बात? तो हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कैसा है आपके पास? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है मेरे पास कंजर्वेटिव। और अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कंजर्वेटिव है, ठीक है, तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करें तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड वो कैसा है आपके पास? दैट इज नॉट कंजर्वेटिव, दैट इज नॉन कंजर्वेटिव। समझ में आ रही है? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन कंजर्वेटिव है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कंजर्वेटिव। तो कोई बोले इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो हम नहीं बता सकते भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड में दोनों चीजें हैं, आप पहले स्पेसिफाई कीजिए कौन सा चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक चाहिए कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक चाहिए। ठीक है। और दो इलेक्ट्रिक फील्ड कभी कट नहीं कर सकती, बिकॉज कट करेगी तो उस पर डायरेक्शन आपके पास में, मतलब अगर 1 पॉइंट पे 2 इलेक्ट्रिक फील्ड कट करके तो मतलब यहाँ भी डायरेक्शन यहाँ भी डायरेक्शन संभव नहीं है ना। एक बात और आप ध्यान रखिएगा कि जो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उस पर जब टेंजेंट ड्रॉ करके EFI की डायरेक्शन लेते हैं तो वो नेट EFI है। ये कई बार जेईई में इस पे अच्छा सवाल आ सकता है। क्या? जैसे मान लीजिए आपको ऐसे बताया गया कि यहाँ पे ऐसे एक बॉडी है और यहाँ पे Q चार्ज है, यहाँ पे ऐसे Q2 चार्ज है। अगर यहाँ पे पता है इसकी यहाँ पे जो फील्ड लाइन है वो ऐसी है, तो यहाँ पे जो फील्ड लाइन है वो निकली भले ही इससे
पर यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाएगी वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाएगी, सबकी वजह से मिला के दिखाएगी। ऐसा नहीं सिर्फ इसकी वजह से दिखा रही है, इसके अलग बनेगा, ऐसा नहीं है। अगर आप इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे सबकी मिलके बनेगी। तो जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जो नेट EFI की डायरेक्शन मिल रही है वो नेट है सबकी वजह से, ऐसा नहीं है सिर्फ इसकी वजह से। आपको लग रहा है ठीक है, ये मान लीजिए ये कंडक्टर था, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पे जो EFI है वो सिर्फ इसकी वजह से, सबकी वजह से मिला के है। क्लियर है ये वाली बात? ठीक है। और आपको पता है भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया क्या देता है आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया देता है मैग्नीट्यूड ऑफ EFI। अगर ऐसा करके कुछ सर्किट है, ऐसी कुछ है, तो इस वाले पॉइंट पर इस वाले पॉइंट में से तो आप बोलेंगे E at A is greater than E at B because magnitude of electric field lines is directly proportional to number of field lines per unit area। ठीक है, ये सारी चर्चा हुई। अब अपने चलते हैं ऑप्शंस में। ऑप्शन देखिए, सबसे पहला ऑप्शन क्या हो रहा है, आपको बोला गया सवाल में क्या कि तीनों पॉजिटिव चार्ज है। तीनों पॉजिटिव है मतलब यहाँ पे भी Q है, यहाँ पे भी Q है और यहाँ पे भी Q है। ठीक है, तीनों पॉजिटिव चार्ज है, ऐसे वर्टेक्स पर रख दिए ट्रायंगल के। अब क्या होगा, तीनों पॉजिटिव है, तीनों से फील्ड लाइन निकलेगी, इससे फील्ड लाइन बाहर की तरफ निकलेगी, इससे फील्ड लाइन कुछ बाहर की तरफ निकलेगी, इससे फील्ड लाइन कुछ बाहर की तरफ निकलेगी। तो सबसे पहले ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो क्या हो रहा है, ऐसे घूम के ऐसे लाइन आ रही है, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है यार, क्योंकि अगर इससे ऐसे, इसका मतलब ये होगा ना इससे निकली मतलब किसी एक पे टर्मिनेट हुई है ना। अगर मान लो यहाँ से निकलता हूँ मान इस पे टर्मिनेट हो गया, या फिर इससे निकल इस पे टर्मिनेट हो गया, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तब आप बोलते सर हाँ ये ठीक हो सकती है बात, पर पॉजिटिव चार्ज है तो ऐसा फील्ड लाइन बन सकता नहीं है। तो ए ऑप्शन गलत हो गया आपके पास। अब अगर आप बात करेंगे बी ऑप्शन क्या है, तो बी ऑप्शन में ठीक है फील्ड लाइन से बनाई, ऐसे किसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर जो फील्ड लाइंस आपके पास में इस शेप में ऐसे, तो यार ये कहां से निकली, इसका सोर्स ही नहीं दिखाया। ये फील्ड लाइंस कैसे आई आपके पास में? एक्चुअली ऐसा हो ही नहीं सकता ना, फील्ड लाइन निकली सिर्फ पॉजिटिव से ही फील्ड लाइन निकलेगी, और तो कहीं से आई नहीं सकती। आप देखिए सेकंड ऑप्शन के अंदर आपको दिखा रखा है ऐसे करके फील्ड लाइंस दिखा रखी है, तो अब इसका कहां से है ये पता ही नहीं आपके पास, तो ये गलत है। अब अगर आप देखेंगे सी ऑप्शन जो कि सही ऑप्शन है, उसमें देखिए फील्ड लाइंस कैसी बन रही है आपके पास में, ऐसे करके फील्ड लाइंस बनाई है उसने पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन निकाल के। सिमिलरली यहाँ पे क्यू है तो उससे भी ऐसे करके बनाया होगा, ऐसे यहाँ पे भी क्यू है तो इससे भी ऐसे बनाई है, तो सी ऑप्शन पे करेक्ट हो गया। और एक बात और भी थी, अगर ये सब पॉजिटिव चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड के तो सेंट्रोइड पे EFI 0 होना चाहिए, तो सेंट्रोइड पे EFI 0 होना चाहिए मतलब वहां पे कोई फील्ड लाइन नहीं होनी चाहिए। तो ये वाली बात का ध्यान रखा उसने तीनों ही चारों ऑप्शंस के अंदर कि जो सेंटर वाला पॉइंट है वहां पे कोई EFI नहीं दिखाई, बिकॉज वहां पे EFI नहीं हो सकता ना, वहां पे अगर EFI नहीं है तो वहां पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आ गई? तो बहुत आसान सवाल था, ऑप्शन सी इसके अंदर करेक्ट होगा। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आई तो आप रुक के एक बार नोट्स को देख सकते हैं। ठीक है, छाप लीजिए बच्चों। अभी जो सवाल अपने देख रहे हैं ये 2001 में पूछा गया सवाल है। तो 2001 में आपके पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से 2 पूछे गए थे, कैपेसिटर का भी सवाल पूछा गया था, तो अच्छा खासा वेटेज आ जाता है इस चैप्टर का ना। तो 2001 में पूछा गया सवाल है और आसान सवाल लग रहा है मुझे, तो एक बार आप करके देखिए क्या जवाब आ रहा है। हाँ भी हुआ। सवाल में क्या बोल रहा है, ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंटिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है जी, हम ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बना देते हैं जो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया आपने। ठीक है, तो ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है आपके पास में। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोल रहा है, ए बी द पॉइंट एट ओरिजिन। यहाँ पे ये वाला पॉइंट कुछ ओरिजिन मान लीजिए, दिस इज 0,0 और इस पॉइंट का नाम कुछ हो गया ए। ठीक है, B इज ए पॉइंट ऑन x एट x इज इक्वल टू +1। यहाँ पे कोई एक पॉइंट होगा B, इससे कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास, इट इज 1,0। बहुत बढ़िया। और क्या बोल रहा है, एंड C इज ए पॉइंट ऑन द y एक्सिस एट y इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे y एक्सिस बना दिया ऐसे, और यहाँ पे ऐसे एक पॉइंट है C, इसे कोऑर्डिनेट 0,1। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे कुछ आ रही है। अब आप बताइए कैसा होगा यार, अगर इलेक्ट्रिक भी, हम तो ये जानते हैं कि डेल्टा वी का जो एक्सप्रेशन आता है, डेल्टा वी आता है आपके पास है -E.dl। ये एक्सप्रेशन आप जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी का यूज करके आप ये देख सकते हैं कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, बिकॉज अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में जाते तो E और dl दोनों सेम डायरेक्शन में आएगी, तो ये डेल्टा वी की वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी आपके पास में।
समझ में आ रही है बात? वापस देखिए, अगर आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है और आप इसी तरफ जा रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो ये टर्म पॉजिटिव आएगा, डेल्टा भी कैसा आएगा? नेगेटिव। डेल्टा भी नेगेटिव मतलब फाइनल वाला कम है एज कंपेयर टू इनिशियल वाला, तभी नेगेटिव वैल्यू आएगी आपके पास। तो हम ये जानते हैं कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ड्रॉप्स, पोटेंशियल ड्रॉप्स। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन जाएंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप करेगा। अब आप देखिए इस वाले केस में तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर मैं कहीं भी आप फंस जाए तो ये बेसिक है, इसको आप कहीं भी यूज करके वैल्यू मैथमेटिकली निकाल सकते हैं, पर हमें इतना समझ में आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में ड्रॉप होता है, ये हमें दिखाई भी दे रहा है। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे ऐसा बनेगा ई dl cos थीटा। इस cos थीटा की वैल्यू कैसी रहेगी? पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि जीरो होगी तो आपके पास में ये वैल्यू कितनी बन जाएगी? 1 बन जाएगी। तो अगर ये 1 बन जाएगा तो ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है ही आपके पास, तो ये वाली फाइनल टर्म कैसे बनेगी? नेगेटिव बन जाएगी। ठीक है, तो अब आपसे पूछो ए और बी में कौन बड़ा था? आप बोलेंगे सर VA बड़ा है एज कंपेयर टू VB। ठीक है, अब आप देखिए अगर आप ए और सी के बीच में कंपेयर करेंगे तो आप क्या बोलेंगे कि आप जब आप ए से सी की तरफ जा रहे हैं, जब आप ए से सी की तरफ जा रहे हैं तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जा रहे हैं। तो अगर हम बात करें फ्रॉम ए टू सी, अगर आप बात करें फ्रॉम ए टू सी, तो हमारा जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। आवर डायरेक्शन ऑफ मोशन, आवर डायरेक्शन ऑफ मोशन इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे जो आप लिखते हैं डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस ऑफ E डॉट dl, तो यहाँ पे जो बनेगा दैट इज E dl cos 90 डिग्री। यह टर्म कितनी बजे? 0 बन जाएगी। और आपको ये बात पता भी है अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करेंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप नहीं आता। यही इक्विपोटेंशियल सरफेस की डेफिनेशन थी। इक्विपोटेंशियल सरफेस में क्या होता है? हम बोलते हैं भाई इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ऐसा सरफेस है जिसपे इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसपे मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ऐसा सरफेस है जिसके हर एक पॉइंट पोटेंशियल सेम होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। बिकॉज अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बस क्योंकि आप इक्विपोटेंशियल सरफेस पे चलेंगे तो अगर कोई भी कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का उसके डायरेक्शन के अलोंग आ गया तो पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा ना। तो हम ये बोल सकते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जा रहे हैं तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है। यदि आप सीधा भी समझ सकते थे और आप मैथ से भी समझ सकते हैं, तो हमें समझ में आएगा कि पोटेंशियल ऑफ ए किसके बराबर हो जाएगा? पोटेंशियल ऑफ सी। तो एक्चुअल कंडीशन क्या होगी? ए और सी बराबर है और ये बड़े हैं किससे? बी से। इस हिसाब से अगर आप देखते हैं तो कौन सा ऑप्शन मैच करता है, इन सब कंडीशन सेटिस्फाई करवाता हुआ? बी ऑप्शन आपके पास से मैच कर जाता है, तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। बी आया था आपका? ठीक है, छाप लीजिए बच्चे। 2002 का सवाल है आपके पास में, आप करके देखिए कि आपका क्या जवाब आपको मिल रहा है। तो आपको जेईई में हर एक तरीके के सवाल दिखाई देंगे। इससे पहले जो सवाल अपने जितने भी सवाल देखे हैं, 3 सवाल हमने अभी तक देख लिए, तीनों आसान थे। कई बार हो सकता है कोई सवाल कैलकुलेटिव हो, कोई सवाल टफ हो, तो आपको मिक्सचर मिलता है हमेशा जेईई के अंदर। मैंने पहले ही बताया था, पर हमें आसान ढूंढ के करने में मतलब भी करना चाहिए ताकि हम जल्दी कर पाएँ और हम अच्छा स्कोर लेके आ सकें। तो ये सवाल आप करिए, फिर आप मुझे बताइए ये सवाल वो कौन सी कैटेगरी में लगा? आसान में लगा, लेंथी में लगा, कैलकुलेटिव में लगा, टफ लगा, क्या लगा आपको ना? आप इसको अप्रोच करिए, फिर अपन इसको डिस्कस करेंगे। हाँ भी हुआ, तो मैं सवाल करने जा रहा हूँ। आपने अगर नहीं किया तो आप स्क्रीन को पॉज कर लीजिए। जैसे मैंने आपको ऑप्शन बताया तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। इस वाले सवाल का आपके पास जो ऑप्शन मैच करेगा दैट इज बी ऑप्शन, इसमें सही होना चाहिए आपके पास, दैट इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। अगर आपका नहीं आया है तो आप एक बार रुक के वापस आप अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, नहीं तो फिर मैं इसको बढ़ रहा हूँ। तो बी ऑप्शन इसका सही होना चाहिए। अब आइए अपने सवाल में बढ़ते हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट कर दिया। कौन से ईयर का था? ये 2002 का था आपके पास। सवाल में क्या देखिए, बिल्कुल आराम से सवाल पढ़ेंगे, डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम सही बनाएंगे तो आधा सवाल हमारा अपने आप हो जाता है। सवाल में क्या बोला गया? 2 इक्वल पॉइंट चार्जेस फिक्स्ड एट x इज इक्वल टू -a एंड x इज इक्वल टू a ऑन द एक्सिस। हमने यहाँ पे ऐसे एक्सिस बना दिया आपके पास में, ठीक है। ये वाला पॉइंट आपके पास में ओरिजिन है और दोनों चार्जेस पॉजिटिव है ना हमारे पास में। 2 इक्वल पॉइंट चार्जेस, तो एक यहाँ पे q हो गया आपके पास और एक यहाँ पे q हो गया। एंड दिस पॉइंट इज 0,0, दिस पॉइंट इज a,0 and this point is -a,0, ठीक है। another q charge is placed at origin। अच्छा, यहाँ पे कैपिटल Q को रखा,
रख दिया भाई, कोई दिक्कत नहीं, रख दो। द चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द क्यू, किसकी बात सुनो क्या बोल रहा है, द चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ क्यू, इस क्यू की पोटेंशियल एनर्जी में क्या चेंज आएगा, व्हेन इट इज डिस्प्लेस्ड बाय स्मॉल डिस्टेंस x अलोंग द x एक्सिस। अगर आप इसे x डिस्टेंस से डिस्प्लेस करेंगे तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में क्या चेंज आएगा। आइंस्टाइन का एक स्टेटमेंट था ना, वैसे अपने बात करते हैं। उसने बोला कि अगर मान लीजिए आप मुझे कोई डिफिकल्ट सवाल देंगे और आप मुझे बोलते हैं भाई तेरे पास में आधा घंटा है सवाल सोल्व करने का, तो मैं अपने 28 मिनट्स या फिर 29 मिनट सिर्फ सवाल को समझने में यूज करूंगा। अगर मुझे सवाल समझ में आ गया तो कर तो अपने 2 मिनट में भी देंगे। तो आपको पहले सवाल समझना है। हमारे साथ क्या होता है, हम फटाफट करने भागते हैं। पहले आप सवाल समझ तो, सवाल क्या है, क्या अप्रोच जानी है, आपको क्लियर होनी चाहिए। अब मुझे समझ में आ गया कि बेसिस इस क्यू के कोरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल, सिर्फ पहली बात तो खाली क्यू की तो हो नहीं सकती, मतलब इस क्यू से जो कोरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है, तो एक ये वाले पेयर की बात कर रहा है और एक इस वाले पेयर की बात कर रहा है, इन दोनों के पेयर की बात कर रहा नहीं है। और उसमें चेंज आता भी तो वैसे भी कर देता, पर सवाल मेंशन कर दिया कि इस क्यू से की जो पोटेंशियल है, इस क्यू की पोटेंशियल है मतलब किससे रिलेटेड हो सकती है, इससे और इससे। ठीक है, अब अगर आप देखिए इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी थी आपके पास में, वो कितनी थी, इसने क्या पूछा है सवाल में आपसे, द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पूछा है ना। तो इनिशियल पोटेंशियल देखता हूं मैं, अगर मैं बात करूंगा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो आप मुझे बता पाएंगे। तो इन दोनों की आएगी, दैट इज के क्यू क्यू डिवाइड बाई ए, के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर होता है। सिमिलरली इतनी इसकी आ जाएगी, तो ये तो इनिशियल हो गया। अब हम क्या करते हैं बच्चों, इसको x डिस्टेंस यहाँ पे डिस्प्लेस कर देते हैं। तो ये डिस्टेंस कितनी बची आपके पास, ये डिस्टेंस बची a माइनस एक्स, और ये डिस्टेंस कितनी बच गई आपके पास, दिस इज बिकम a प्लस एक्स। अगर मैं बात करेंगे हम फाइनल पोटेंशियल एनर्जी की, तो कुछ ऐसा आएगा, u फाइनल अगर हम देखें दैट इज के क्यू क्यू डिवाइड बाय a प्लस एक्स, और एक बनेगा प्लस के क्यू क्यू डिवाइड बाय a माइनस एक्स। सिंपल बात। अब हमसे जो ऑप्शन पूछ रहा है कि वो चेंज किसके प्रोपोर्शनल है, तो कुछ अप्रोक्सीमेशन वगैरह देना पड़ेगा। देखते हैं हम, डेल्टा यू क्या लिखा जाएगा, डेल्टा यू लिखा जाएगा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। ठीक है जी, अब इसको ऐसे लिखते हैं के क्यू क्यू डिवाइड बाय ए, और यहां पे बन गया 1 प्लस एक्स बाय ए की पावर माइनस 1। देखो तो कोई दिक्कत थोड़ी है, ये फाइनल को लिखा मैंने, प्लस इस वाले एक्सप्रेशन क्या लिखूं, के क्यू क्यू डिवाइड बाय ए, यहां पे आ गया 1 माइनस एक्स बाय ए की पावर माइनस 1, और एक माइनस इसको करना था इनिशियल 2 के क्यू क्यू डिवाइड बाय ए। कुछ नहीं कह रहा वैसा, बस एक स्टेप में खा गया। पहले मुझे ये लिख के ये माइनस करना चाहिए था, तो पहले मैंने इसको चेंज भी कर दिया, इसको लिख मतलब फाइनल में इनिशियल कर रहा हूं। यह टर्म फाइनल है और इतनी टर्म इनिशियल है, पर मैंने बीच में इसको थोड़ा सा इस फॉर्मेट में लिख दिया कि ये a को बाहर ले लूंगा तो क्या बनेगा, x बाय ए बनेगा, यहाँ पे a को बाहर लूंगा ये x माइनस ए बनेगा, तो ऊपर जाकर पावर माइनस 1 लिख दिया। अब मैंने ऐसा क्यों किया, आपको समझ में आ रहा होगा, बिकॉज मैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाना चाहता हूँ। मुझे ये पता है कि x बहुत छोटा है, सवाल में क्या गिवन है, x इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू a। तो अगर आप देखें x बाय ए दैट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू 1, इसमें कोई पाप थोड़ी कर दिया भाई मैंने। आप बोल रहे x बहुत छोटा है, तो अगर मैं x बाय a करूं दैट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू 1, और अगर ऐसा है तो आप बाइनोमियल एप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। तो ये एक्सप्रेशन कैसा बनेगा आपके पास, ये ऐसा बन जाएगा k q q डिवाइड बाय a, यहां पे आया 1 माइनस एक्स बाय ए प्लस k q q a, यहां पे आया आपके पास इट इज 1 प्लस एक्स बाय ए, 1 प्लस एन एक्स लिख दिया, 1 प्लस एक्स टू द पावर n को मैंने क्या लिख दिया, 1 प्लस एन एक्स लिख दिया। आई होप आप बुरा नहीं माने होंगे, और बुरा मान रहे हो तो मान लो, मैं तो सही किया। यहां पे आ गया माइनस 2 क्यू क्यू के डिवाइड बाई ए, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन बन गया। अब आप देखिए ये वाला जो 1 होगा, मतलब ये के क्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो ये के क्यू क्यू ए और ये के क्यू बाई ए, तो ये इससे कट जाएगा आपके पास, यहाँ पे ये टर्म कट जाएगी, आप सोल्व करें ऐसा ही बनेगा आपके पास। अच्छा, अगर हम इन दोनों को थोड़ा सोल्व कर लें, अब अगर अपन इसको यहां से चेक करें ये वैल्यू कितनी है डेल्टा यू की, तो यहाँ पे तो आ रहा है माइनस के क्यू क्यू एक्स डिवाइड बाई ए स्क्वायर, और वहां पे आ रहा है के क्यू क्यू दिस बिकम एक्स डिवाइड बाई ए स्क्वायर। ये तो कट के 0 आ गया, 0 आ गया। ऐसा मतलब क्योंकि हमें जो अप्रोक्सीमेशन की अप्रोच पता है वो यही अप्रोच पता है, हम इसी से करते हैं। तो अगर मान लीजिए आप इस एग्जाम पेपर में कर रहे हो तो आप भी यहाँ पे आके स्टक हो जाते हैं कि अभी 0 आ रहा है। अब आपके पास 2 ऑप्शन रहते हैं, या तो आप यहाँ पे सवाल को छोड़ दीजिए अगर आप एग्जाम पेपर में हैं,
और या फिर आप इसको वापस कोई और तरीके से देखिए। मेरी एडवाइस ये है कि अगर आप ऐसी जगह पे आप आगे फंस गए तो अब आपको पता भी टाइम टेकिंग चीज़ है, अब आप कोई और अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे तो उससे पता नहीं आए क्या ना आए या फिर वो कैसे मैच करे, तो आपको ऐसे सवाल को स्किप कर देना चाहिए। एग्जाम पेपर के लिए बता रहा हूँ। पर मान लीजिए जब आपने पूरा पेपर सोल्व कर लिया है, अभी आपके पास टाइम बच गया, तब हम कैसे अप्रोच पे जाएंगे बता रहा हूँ। तो ऐसा होता है कि हम जो सोचते हैं वैसे कई बार जवाब नहीं आ, जैसे इस वाले केस में नहीं आया। अब मतलब क्यों ये जो अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं वो क्योंकि एक में प्लस से माइनस से अप्रोक्सीमेशन है, नेट इफेक्ट 0 आ जा रहा है, तो हमें मतलब अप्रोक्सीमेशन ऐसा नहीं लेना है, हमें बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन नहीं लगाना है। ठीक है, नहीं लगाते बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, तो भाई दूसरी अप्रोच पे चलते हैं। ऐसा सबके साथ होता है, ऐसा नहीं। अगर मैं चाहूं तो मतलब मुझे पता है कि ये सवाल आगे जाके बाइनोमियल एप्रोक्सीमेशन से नहीं होगा, मुझे पता था ये सवाल, मैं चाहता तो मैं डायरेक्ट आपको सही तरीका बता सकता था, पर नहीं। हमें पहले देखना चाहिए कि यार मतलब ऐसा ही करेगा ना, हर एक बच्चा बाइनोमियल एप्रोक्सीमेशन लगाएगा, बिकॉज एप्रोक्सीमेशन हम जो मोस्टली यूज करते हैं बाइनोमियल एप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं। अब हमें अपनी अप्रोच को बदलनी पड़ेगी। अब हमें समझ में आ गया भी उससे आंसर नहीं आ रहा, तो हम कैसे कर लेते हैं, हम बाइनोमियल एप्रोक्सीमेशन नहीं लगाते, पहले इसको लिख लेते हैं अलग से इस एक्सप्रेशन को। तो क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन गया के क्यू क्यू, ठीक है जी, इसको बाहर निकाल लेता हूं मैं, और इधर आ गया a माइनस एक्स, इधर आ गया a प्लस एक्स, और यहां पे बन गया a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसकी वैल्यू लिखी u फाइनल की, और मैंने में अप्रोक्सीमेशन नहीं लगाया, सीधी वैल्यू सोल्व कर दी। ये इससे उड़ गया आपके पास, तो यहां पे आ गया k क्यू क्यू 2a डिवाइड बाय a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई आपके पास फाइनल पोटेंशियल एनर्जी की, और ये वाली वैल्यू है इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी की। अब बेसिक से सोल्व करते हैं, कहीं अप्रोक्सीमेशन देखेंगे लास्ट में कहीं लगाना होगा तो आंसर के हिसाब से डेल्टा यू क्या लिखेंगे, u फाइनल 2k क्यू a डिवाइड बाय a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और माइनस कर दिया आपने ट्वाइस k क्यू क्यू डिवाइड बाय a, ठीक है जी। अब देखते हैं इसमें क्या ले सकते हैं कॉमन, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन है और इसमें कुछ मिस्टेक नहीं है ना, ठीक है। अब इसमें से क्या करते हैं, 2k क्यू क्यू को बाहर निकाल लेते हैं, तो यहां पे बन गया 1 बाय a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय a, ऐसा एक्सप्रेशन बन गया, ठीक है जी। अब थोड़ा इसको सोल्व कर लेते हैं, तो यहां पे बनेगा डेल्टा u इज इक्वल 2k क्यू क्यू, ऊपर आ गया आपके पास में a, और उधर बन गया माइनस a स्क्वायर, ऊपर एक a भी था, सॉरी यहाँ पे a भी था, ये देखिए यहाँ पे a था वो भी लिखा, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई a स्क्वायर, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन बनता है आपके पास, मल्टीप्लाई a सॉरी, ठीक है। अब ये इससे उड़ गया आपके पास, यहाँ पे बन गया 2k क्यू क्यू और एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर, ऐसा एक्सप्रेशन बनता है। फिर चाहे तो देखिए, अब ये है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको आप a स्क्वायर लिख सकते हैं, अरे एक ये वाला a है तो ये a क्यूब बन जाएगा आपके पास, तो यहां से आपके पास में आ गया जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दैट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x का स्क्वायर। तो ऐसा पेपर में आपके साथ में होगा कि आप एक अप्रोच से गए, उस अप्रोच से आपको सवाल नहीं मिला, तो वहां पे जाके आपको ये सोच रहना चाहिए भी आगे वाली अप्रोच अब आपको क्रिस्टल क्लियर है क्या, नहीं मुझे ये इसके बाद वाली अप्रोच क्लियर नहीं थी, पता नहीं क्या होगा, आप आगे जाके दिखना पड़ता उसके अंदर। एज ए स्टूडेंट मैं बता रहा हूं कि मुझे नहीं समझ में आ रहा भाई कहां पे अप्रोक्सीमेशन लगाऊंगा बाद में, तो डाउट जब भी रहता है तो आप सवाल छोड़ दीजिए। जेई के लिए जब आप एग्जाम लिख रहे हो फाइनल, तब मैं आपको बता रहा हूं सवाल करने के तरीके में, जब आपका ऐसा फंस जाए, आपको लगे दिक्कत हो जाए, आप छोड़ दीजिए। अब हम ऐसा नहीं कर पाते हैं, हमारे साथ क्या होता है, 3 मिनट इस सवाल को दे दिया, आंसर नहीं आया, यार ये तो गलत बात है, 3 मिनट लगे मानना चाहिए, और उस चक्कर में आप 2-3 मिनट और लगाते हैं, अब पता नहीं फाइनल आता कि नहीं आता, समझ में आ रही है। तो आपको सवाल छोड़ना भी आना चाहिए। अभी तो चलो हम चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको हर सवाल करने हैं, पर पेपर में आप इस चीज का ध्यान रखना चाहिए आपको, ठीक है। बच्चों नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, ये 2003 में पूछा गया, 2003 का सवाल है आपके पास। तो आप मुझे, सिंपल सवाल है ना, ये इजी सवाल की कैटेगरी लग रही है मुझे, एक बार आप खुद करिए, आप बताइए क्या जवाब आ रहा है, फिर अपने इसको डिस्कस करेंगे। आई होप आपने कर लिया होगा। इसका आंसर है सी, आंसर होना चाहिए आपके पास में सी। अब मैं आपको बताता हूँ क्या है सवाल में, क्या बोला गया सवाल में, ऐसे बोला कंडक्टिंग शेल है और वो थोड़ी थिक है, कंडक्टिंग शेल है और उसकी कुछ थिकनेस है ना, ऐसे ये ऐसे कुछ कंडक्टिंग शेल है आपके पास, ठीक है, ऐसे कंडक्टिंग शेल है, क्लियर। अब आप देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए आपने कुछ क्यू चार्ज रखा है ऐसे कैविटी, अब वो फील्ड लाइन बनाने के लिए बोला गया। अब क्यू सेंटर पे ऐसा नहीं बोला, कहीं पे भी हो सकता है, तो होता क्या, देखिए अगर यहाँ पे क्यू रखेंगे तो यहाँ पे कैसा आएगा, माइनस आएगा आपके पास,
यहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा आएगी माइनस की, इस तरफ कम आएगी। और सिमिलर बाहर अगर आप देखें तो बाहर पॉजिटिव आएगा, वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। और यहाँ पे ये वाला पार्ट मीट है तो मीट में ये फाई जीरो होगा, तो फील्ड लाइंस का पॉजिटिव चार्ज से निकलेगी, यहाँ पे नेगेटिव पे टर्मिनेट हो जाएगी आपके पास। समझ में आ रहा है? इसके परपेंडिकुलर रहेगा क्योंकि ये कंडक्टर है, इसके हर एक पॉइंट में परपेंडिकुलर रहेगा। ऐसी फील्ड लाइंस बनेगी आपके पास, पॉजिटिव से निकली और नेगेटिव पे टर्मिनेट होगी। सिमिलरली इसके अंदर यहाँ पे कोई फील्ड लाइंस नहीं होनी चाहिए, इस कैविटी को मतलब इसकी मीट को कोई फील्ड लाइन पास नहीं करेगी, बिकॉज आप जानते हैं कि मीट में ये फाई कितना होता है, जीरो होता है। और यहाँ पे ऐसे पॉजिटिव से रेडियली आउटवर्ड निकल जाएंगे। तो बाहर जो चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म है तो फील्ड लाइन यूनिफॉर्म होगी, बाहर की तरफ परपेंडिकुलर रहेगा इसके, बिकॉज कंडक्टर के परपेंडिकुलर रहती है फील्ड लाइन। क्यों रहती है कंडक्टर की परपेंडिकुलर? बिकॉज कंडक्टर कैसा सरफेस होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। तो अगर आप इस तरीके के डायग्राम में देखेंगे तो एक ही ऑप्शन मैच करता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, तो ऑप्शन सी। ऑप्शन ए के अंदर आप देखिए मीट में अपने फील्ड लाइन बना ली तो वैसे गलत हो गया। बी में भी अगर आप देख रहे हैं तो मीट में फील्ड लाइन है, वो भी गलत हो गया। सी में नहीं है मीट में फील्ड लाइन, और डी में मीट में फील्ड लाइन है। सिर्फ एक ही ऑप्शन सही बैठता है, सी। और सी का भी इसी तरीके का एक्सप्रेशन है, उसे पूरी नहीं बना रखी है, अपने पूरी बना रखी है। बात समझ में आ गई? ठीक है, ठीक। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये आसान सवाल था बच्चों, ये होना चाहिए था ना आपसे। बच्चों 2004 का सवाल है और बेसिक सवाल लग रहा है देखने में, तो एक बार आप इसे अटेम्प्ट कीजिए, आप कर पा रहे हैं क्या इसको? हाँ भाई, हो गया। इसका जवाब आपके पास में आना चाहिए, सी ऑप्शन सही होना चाहिए। अगर आपका सही है तो बहुत बढ़िया है, और नहीं है तो आप रुक के करना। आसान सवाल होना ही चाहिए था, आप इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। सवाल क्लियर नहीं पड़ता है। सवाल बोला 6 चार्ज है आपके पास में, 3 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव है। 3 पॉजिटिव चार्ज है आपके पास में, 3 नेगेटिव चार्ज है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अभी क्या बोल रहा है आपके पास कि इनको पॉइंट्स पी क्यू आर एस टी यू पे रखा गया, सच दैट द फील्ड एट द सेंटर इज डबल ऑफ व्हाट वुड हैव बीन इफ ओनली वन पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड एट आर। मतलब आर पे अगर आप सिर्फ एक चार्ज रखते तब जो फील्ड आता सेंटर पे उसका डबल आ रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब क्या है, अगर आप यहां पे और यहां पे, सुनना मेरी बात को बच्चों, जो नेट फील्ड है वो इस तरफ आ रहा है, वो डबल आ रहा है। जैसे मान लीजिए ये डिस्टेंस कुछ आपके पास में x है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके साथ है के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, अब आ रहा है 2 के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, ये और ये, इन दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे आ रहा है वो सेम डायरेक्शन में आ रहा होगा। तो मतलब आर पे जो साइन होगा वही साइन अगर यू पे होता, मान लें अगर यहाँ पे प्लस क्यू होता, यहाँ पे प्लस क्यू होता, दोनों एक दूसरे को मार देते, मतलब ऐसा नहीं होगा। तो एक पे प्लस होगा तो एक पे माइनस होगा। तो मतलब पी क्यू आर, आर पे मान लीजिए अगर आपके पास में पॉजिटिव है, आर पे अगर पॉजिटिव है आपके पास में, तो यू पे क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसका उल्टा भी हो सकता है, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। तो ऐसा ऑप्शन में कुछ है क्या, पहले ये देख लेते हैं, कुछ एलिमेंट हो रहा है तो थर्ड पे और लास्ट पे अपोजिट होना चाहिए। फर्स्ट सेकंड थर्ड पे और लास्ट पे अपोजिट है, थर्ड पे और लास्ट पे अपोजिट है। इससे भाई कुछ बात नहीं बन रही, इससे हमारा काम नहीं हो रहा है। ठीक है जी, और देखते हैं। अब देखिए पी की वजह से और एस की वजह से, जैसा इनकी वजह से नेट जीरो होना चाहिए, अगर इन दोनों की वजह से कुछ आ जाए तो इधर आ जाएगा, फिर नेट इस तरफ नहीं रहेगा। तो आप चाहते हैं जैसा पी की वजह से हो वैसे ही एस की वजह से हो, ताकि एक दूसरे को कट आउट कर ले। मतलब अगर यहाँ पे आपके पास से प्लस होगा तो यहाँ पे भी प्लस ही होना पड़ेगा, तभी तो इन दोनों की वजह से जीरो होगा, तभी आपके पास इस तरफ डबल आ सकता है, और इन दोनों की वजह से मिला के जीरो होना चाहिए। इसका मतलब क्या, पी और एस पे सेम साइन होना चाहिए, पी क्यू आर एस। तो इस पे अगर पॉजिटिव है तो इस पे पॉजिटिव, पी और एस पे सेम साइन होना चाहिए। अगर नेगेटिव नेगेटिव हो तब भी सेम होना चाहिए। पी और एस पे देखिए सेम है, कहीं पे पी और एस पे पहले में अपोजिट है, बी में सेम दिखाई दे रहा है ना आपको, तो बी आपको ऑप्शन लग रहा है, ए तो नहीं हो सकता, ए हमने एलिमिनेट कर दिया। बी में अगर आप देख रहे हैं तो पहली बात तो ये थी कि आर और यू पे अपोजिट साइन होना चाहिए, थर्ड और लास्ट पे अपोजिट साइन होना चाहिए, थर्ड और लास्ट पे अपोजिट साइन होना चाहिए, तब भी सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा, और देखते हैं आगे, और हमें दिखाई दिया पी और एस पे आपके पास में क्या होना चाहिए, सेम साइन होना चाहिए, पी और एस
फर्स्ट और फोर्थ पे सेम साइन होना चाहिए, फर्स्ट और फोर्थ पे। तो बी बात अभी तो लग रहा है, अभी बी एलिमिनेट नहीं हुआ। और अगर आप सी की बात कर रहे हैं तो सी भी, सी में क्या है आपके पास बच्चों, सी में भी भाई यही बात है, दोनों सेम है दिखाई दे रहे हैं आपको, तो ये वाली बात ही बन सकती है अभी तक तो। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। फिर अगर आप देख रहे हैं क्यू और टी पे, और क्यू और टी पे भी सेम साइन होना चाहिए, क्यू और टी पे सेम साइन होना चाहिए, जैसा इस पे वैसा इस पे, तभी काटेगा। क्यू और टी पे मतलब सेकंड पे और सेकंड लास्ट पे सेम साइन होना चाहिए, सेकंड पे और सेकंड लास्ट पे सेम साइन, बस सी के अंदर है ना। अगर आप बी में देख रहे हैं तो सेकंड और सेकंड लास्ट पे सेम नहीं है आपके पास, तो सी ऑप्शन आपका क्या कर जाएगा, मैच कर जाएगा। तो इसमें सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस सवाल में ऑप्शन देख के ये सवाल हो सकता है, वैसे तो आप बता नहीं सकते बिकॉज कई प्रोबेबिलिटी बन सकती है आपके पास। आपको ऑप्शन में देख के ये समझ में आता है आर और यू पे जो सिंबल होने चाहिए, जो साइन होने चाहिए, जो चार्जेस होने चाहिए, वो अपोजिट साइन के होने चाहिए। पी और एस पे सेम साइन के, क्यू और टी पे सेम साइन के। आसान सवाल था, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है बच्चों, छाप लीजिए। बच्चों ये सवाल है आपके पास 2004 का, और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सा सवाल है, क्वेश्चन सरफेस का। करके बताइए क्या रिजल्ट आ रहा है। अभी हुआ तो ये आपसे 1 मिनट में होने वाला सवाल था, विद इन 1 मिनट आपको कर लेना चाहिए था सवाल भी कुछ ऐसे बोला कि यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन सरफेस है, ठीक है, क्वेश्चन सरफेस बना दिए। चार्जेस आपके पास में यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे माइनस Q1 है, और यहाँ पे आपके पास में ऐसे Q2 है। फिर ये क्वेश्चन सरफेस है, ठीक है। अब क्वेश्चन सरफेस एक्सप्रेशन ऐसा लिखा जाता है E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनसाइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन। ये लिखा जाता है क्यू इनसाइड की वैल्यू 0, आपके पास में पॉजिटिव एक नेगेटिव, नेट 0 हो जाएगा। अब सुनिए, आपसे पूछा क्या कि ये जो यहाँ पे ई वाला टर्म है, वो जो क्वेश्चन सरफेस में जो ई है यहाँ पे जो ई है वो किस किस की वजह से ई आता है। इसकी वजह से, सिर्फ अंदर वालों की वजह से आता है, या सिर्फ बाहर वालों की वजह से आता है, सबकी वजह से आता है। तो हमने पहले थ्योरी में बात लिखी थी गॉस लॉ में कि यहाँ पे जो ई रहता है वो ई एफ आई, नेट ई एफ आई, दिस इज नेट ई एफ आई, दिस इज नेट ई एफ आई ड्यू टू ऑल चार्जेस, ड्यू टू ऑल चार्जेस, चाहे वो अंदर हो चाहे वो बाहर हो, सबकी वजह से मिला के जो ई एफ आई आता है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। तो आपका सीधा जवाब हो जाएगा क्या कि ड्यू टू ऑल, तो आपके पास में डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है। क्यू इनसाइड इसके अंदर 0 है तो ठीक है, क्यू इनसाइड इसके अंदर 0 है तो आप ई डॉट डी एस की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है बच्चों की यहाँ पे इस ई की वैल्यू 0 हो जाएगी। सिमिलरली हमारे सवाल ऐसा होता है यहाँ पे कि यहाँ पे आपके पास में Q1 है, यहाँ पे Q2 है, यहाँ पे Q3 है। आपसे बोलूँ कि बताओ इस क्वेश्चन सरफेस के ऊपर हर एक पॉइंट पे ई एफ आई 0 है क्या? नहीं है, सबकी वजह से ई एफ आई कुछ ना कुछ है, नेट ई एफ आई कुछ ना कुछ होगा। पर अगर आप नेट ई डॉट डी एस नहीं है तो 0 है, अंदर कोई चार्ज ही नहीं है। यहाँ पे कुछ चार्ज था पर वो नेट चार्ज 0 हो गया, उसकी वजह से वो बात 0 होगी। तो गॉस लॉ के ऊपर थ्योरेटिकल सवाल आ सकता है, तो आपको चीज़ें उसमें क्लियर होनी चाहिए, क्या क्या बात होता है। ये एक्सप्रेशन रहता है आपके पास, ई डॉट डी एस बता रहा है कि हर एक पॉइंट पे जाइए, आप ई डॉट डी एस की वैल्यू निकालिए, फिर उसको पूरे सरफेस के लिए इंटीग्रेट करिए। क्वेश्चन सरफेस कैसा 3D क्रॉस सरफेस होता है, और ये क्यू इनसाइड सिर्फ वही चार्ज लेना होता है जो क्वेश्चन सरफेस के अंदर है, और ये नेट चार्ज इनसाइड द क्वेश्चन सरफेस है। ठीक है बच्चों, और आपके पास में जो गॉस लॉ आपको देता है वो देता है फ्लक्स, डायरेक्टली फ्लक्स देता है वो, दिस टर्म इज फ्लक्स। तो अगर पूछे इससे फ्लक्स कितना है, इससे फ्लक्स 0 है। अगर पूछे इस गॉसियन सरफेस से फ्लक्स कितना है तो वो 0। अब ये पूछ रहा है इस गॉसियन सरफेस के ऊपर EFI कितना है, तो सबकी वजह से आएगा भाई, उसकी वजह निकालनी पड़ेगी। समझ में आ गई? अच्छा पूछिए। अभी ये जो सवाल आपके सामने है 2005 का सवाल है, और इनफाइनाइट शीट का सवाल है आपके पास में, तो आपको रिजल्ट याद होना चाहिए। आप करके बताइए क्या जवाब मिल रहा है आपको। हाँ भी हुआ। इसका जो आंसर आपके पास आ रहा है वो आंसर है आपके पास सी आंसर, इसका सही दिखाई दे रहा है, सी आंसर।
तो आपका आ गया तो बहुत बढ़िया है, नहीं आया तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इनफैक्ट शीट में थोड़ा लोगों को डाउट रहता है, वो डाउट मैं क्लियर कर देता हूँ कि एक बार पहले मैं सवाल बना लूँ। ऐसा एक्सप्रेशन है आपके पास -2 सिग्मा प्लस सिग्मा, ठीक है। अब आप देखिए, अब इनफाइनाइट शीट की वजह से जो EFI आता होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। अगर मान जैसे यहाँ पे आपके पास शीट है ना, इसमें यहाँ पे सिग्मा चार्ज है, यहाँ पे आएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। अगर एक फेस पे चार्ज है, अगर इस वाले फेस पे भी सिग्मा है, सिग्मा सिग्मा दोनों पे, तो इसकी वजह से भी लिखा जाएगा, इसकी वजह से भी लिखा जाएगा। एक फेस की वजह से, मेरी बात ध्यान रखिए, एक फेस की वजह से EFI कितना आता है, ड्यू टू वन फेस, ड्यू टू वन फेस। अगर एक फेस पे सिग्मा चार्ज है तो EFI आता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। अगर दो फेस पे होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। अब इस पे कुछ बोला नहीं, इसमें एक ही फेस पे दिखाया गया, ठीक है। और ये जो EFI है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता नहीं है। अच्छा, अब देखते हैं यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज है, तो इसकी वजह से जो EFI होगा P पॉइंट पे वो इस तरफ आएगा आपके पास। कैसे निकालते हैं EFI देखने के लिए वहां पे आप पॉजिटिव 1 कूलम चार्ज रखते हैं, यहाँ पॉजिटिव 1 कूलम चार्ज रखते हैं तो नीचे की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो इस तरफ आ गया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। डायरेक्शन मैंने लिख दिया तो इस वजह से माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्शन हमने लिख दी, माइनस प्लस के चक्कर में मत पड़िए, आपसे डायरेक्शन देखिए उससे। अच्छा, ये भी माइनस है तो इसकी वजह से भी नीचे की तरफ आएगा, कितना आएगा 2 सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होगा, ये रिपेल करेगा पॉजिटिव चार्ज, तो वो नीचे की तरफ आएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। आप पॉजिटिव नेगेटिव चक्कर में मत पड़ना, यहाँ पे सिग्मा भी साइन नहीं लिखना है। ये सिग्मा और माइनस सिग्मा का यूज है डायरेक्शन देखने के लिए कि भाई अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो इसकी वजह से किस तरफ EFI डायरेक्शन आएगी। क्लियर, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स के हिसाब से काम करेंगे। अब आप देख लीजिए यहाँ पे कितना आ गया, ये तो बन गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट और ये बन गया दैट इज 2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज बिकम 2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और नीचे की तरफ आ रहा है आपके पास। तो डायरेक्शन में क्या फॉर्म लिखी हुई थोड़ा देख लें क्या। डायरेक्शन आपके पास में दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज z एक्सिस, ये z एक्सिस है बच्चों। नीचे की तरफ आ जाए माइनस, तो क्या बनेगा आंसर, दैट इज माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट k। क्या समझ में आ गई मेरी बात। तो साइन के साथ हिसाब से कंफ्यूज है नहीं होना है, साइन से हमें डायरेक्शन देखनी है, जो मैग्नीट्यूड आता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और डायरेक्शन देख के आप उनको ऐड कर दीजिए। समझ में आ गया बच्चों। तो इस हिसाब से इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपके पास सी ऑप्शन मैच कर लो, सी ऑप्शन आपके पास यहाँ पे आसान था, छाप लीजिए। बच्चों ये सवाल आपके 2007 का है, थ्योरेटिकल सवाल है और आप बहुत आसानी से इसे कर पाएंगे। करके बताइए क्या आंसर आ रहा है आपका। हाँ भी हुआ, तो आसान सवाल था। देखिए क्या है सवाल में, आपको बोला गया यहाँ पे ऐसे कंडक्टिंग स्फीयर है, आप ऐसे बना दीजिए, इसमें कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं, ऐसे ही पड़ा है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे ऐसे प्लस क्यू चार्ज लेके आए। अच्छा, प्लस क्यू चार्ज लेके आए तो इस पर क्यू नेट थोड़ी बदल जाएगा, ऐसा हो जाएगा भाई इनिशियली इस पर क्यू नेट 0 था, इनिशियली ये न्यूट्रल था आपके पास में, इसको न्यूट्रल लिखा है हमने ना, ये न्यूट्रल था। तो अगर आप क्यू चार्ज ले आएंगे तो इसमें नेट चार्ज आ जाएगा, नेट चार्ज नहीं आ सकता, टोटल चार्ज सिस्टम में कंजर्व रहेगा। ये अपने आप में आइसोलेटेड सिस्टम है, इस पर नेट चार्ज तो जितना था पहले उतना ही रहेगा, तो क्यू तो इस पर 0 ही रहेगा। पर होगा क्या, इस क्यू को देखते हुए यहाँ पे कुछ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, समझ पा रहे हैं, ऐसे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे ऐसे पीछे की तरफ कुछ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा आपके पास, और ये सब चार्ज नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होगा। यहाँ पे नेगेटिव आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, तो यहाँ पे कुछ माइनस क्यू अमाउंट हो जाएगा, कुछ माइनस क्यू चार्ज हो जाएगा, यहाँ पे सिमिलरली प्लस क्यू हो जाएगा। क्यू नेट अगर आप देखें तो 0 ही रहेगा, बिकॉज न्यूट्रल था ना, चार्ज कैसे बदल जाएगा। और इनर फेस पे अंदर कोई चार्ज आएगा ही नहीं, बिकॉज आपको पता है अंदर तभी चार्ज आता है जब यहाँ पे कैविटी में कोई चार्ज होगा आपके पास। तो आपका जवाब क्या होगा, नेट चार्ज इस स्फीयर के ऊपर कितना रहेगा, 0 रहेगा, और वो चार्ज नेट चार्ज 0 है, इसका मतलब नेट चार्ज 0 ये चार्ज ही नहीं है, चार्ज है पर जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है आपके पास में, नेट चार्ज 0 है आपके पास में, नेट चार्ज 0 है, और ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास में रहेगा, ये थोड़ा नॉन यूनिफॉर्म रहेगा। अब सवाल में क्या पूछा आपसे, इसने पूछा कि नेट चार्ज ऑन द स्फीयर, पहली बार 0 होगा तो एक ही ऑप्शन मैच करता है, डी ऑप्शन मैच करता है, और आगे उससे कुछ बोला ही नहीं 0 के बाद में, और बोलता तो ये बोल सकता है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोनों हैं और वो अपने आप को नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं। समझ में आ गया। तो बच्चों आसान सवाल था, इसका ऑप्शन डी आपके पास में करेक्ट होगा। ओके बच्चों, अभी जो अपने सवाल देख रहे हैं वो 2007 में आपसे पूछा गया, और एक बार आप सवाल देख लीजिए, सवाल आसानी लग रहा है मुझे। बाहर बारिश हो रही तो मे भी शायद आपको थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा होगा, तो उसे थोड़ा इग्नोर कीजिए या फिर इन्जॉय कीजिए। आप इस सवालों करके बताइए क्या जवाब आपको मिल रहा है।
मान लीजिए आप कहीं पे स्टक हो जाए, आपको लगे तो आप नोट्स खोल के देख सकते हैं ना चीज़ें, क्योंकि हमारा मोटिव है रिवाइज करना। आप कोशिश कीजिए आप खुद से सब चीज़ें देख सकें, या फिर कुछ दिक्कत आता है वो ड्राइव भी कर पाएँ। फिर भी मान लीजिए आप फंस जाते हैं तो आप नोट्स को देख सकते हैं, चीज़ों को साथ साथ में रिवाइज कर सकते हैं। हाँ भाई हुआ। आपको सेंटर के बारे में पता होना चाहिए। अगर यहाँ पे ऐसे एक सेंटर है आपके पास में ना, ऐसे एक सेंटर है, तो अगर ये सिलेंड्रिकल शेल है आपके पास और इस पर अगर आप चार्ज देते हैं, इनफाइनाइट सिलेंड्रिकल शेल है ना ऐसे, तो इस पर अगर आप चार्ज देंगे, कुछ भी आप यहाँ पे चार्ज देंगे, तो क्या होगा, ये चार्ज बाहर वाले सरफेस पर रहेगा, अंदर वाले पे नहीं रहेगा। अगर आपके पास अंदर कुछ नहीं है और EFI अंदर आता है आपके पास में 0 और बाहर आपने वहाँ पे निकालना सीखा था, 2k λ/r भी लिख सकते हैं। तो लैम्डा कितना हो जाएगा आपके पास, दैट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ आपके पास, दैट इज Q/L आ जाएगा। जब आप सिग्मा की फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको सिग्मा की फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट विल बी सिग्मा। मान लीजिए इस वाले पॉइंट पे EFI निकालना है r दूरी के ऊपर, तो हम क्या करें, 2k λ/r, लैम्डा हो जाएगा सिग्मा मल्टीप्लाई 2 पाई, ये डिस्टेंस कुछ स्मॉलर बोल देता हूँ, इसकी डिस्टेंस कुछ कैपिटल आ, सिग्मा में 4 डेंसिटी गिवन है, लैम्डा और चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो 1 मीटर लेंथ पे कितना चार्ज आएगा, दैट इज सिग्मा मल्टीप्लाई 2 पाई r। यही रिलेशन आपके पास में आया था। अगर आप चेक करेंगे इस k को 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दीजिए, तो यहाँ पे ये 4 पाई से साफ हो गया, e की वैल्यू आई थी सिग्मा r डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल, ऐसा कुछ आया था बाहर। अगर आप बात करेंगे अंदर के लिए, ये तो है आपके पास व्हेन r इज ग्रेटर देन r, और अगर आप बात करेंगे r लेस देन r, तो वहाँ पे EFI 0 आता है। ये एक्सप्रेशन याद है आपको? तो आप ये बात याद रखिए, जब बाहर निकालना हो तो आप 2k λ/r यूज कर सकते हैं। लैम्डा हो जाएगा चार्ज पर यूनिट लेंथ, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसकी वजह से और एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से सेम आएगा आपके पास। अब हमसे क्या पूछ रहा है, हमारे पास सवाल ऐसा नहीं है, सवाल में थोड़ा सा वेरिएशन है, पर बेसिक कंसेप्ट ही यूज होगा। इसने बोला 2 शेल है आपके पास में, ठीक है, एक ऐसी शेल है इसके बाहर एक और शेल है, फिर आपने ऐसे इसके बाहर एक और शेल बनाया, ठीक है। अब आप देखिए क्या बोला इसके अंदर। सबसे पहले आपने देखते हैं, इसे सबसे पहले ऑप्शन में बोला, सवाल क्लियर है भी, कोएक्सियली लॉन्ग, ठीक है, हमने बना दिया। द पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर बिटवीन द टू सिलेंडर व्हेन द चार्ज डेंसिटी इज गिवन टू इनर चार्ज। अगर आप मान लीजिए यहाँ पे कुछ आप प्लस Q चार्ज देंगे, जिससे कोरस्पोंडिंग यहाँ पे जो आएगा आपके पास है वो कैसा आएगा, कुछ माइनस Q चार्ज ऐसा कुछ आएगा। या फिर आप ऐसे देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ सिग्मा, आप यहाँ पे अगर आप चार्ज दिया आपने कुछ भी, यहाँ पे सिग्मा 1 आया, तो इसी कोरस्पोंडिंग यहाँ पे माइनस सिग्मा 2 आएगा आपके पास, बिकॉज जब भी आप ऐसे क्वेश्चन सरफेस बनाएंगे उसमें Q साइड 0 होना चाहिए। तो अगर आप इस पे चार्ज देंगे तो ऑटोमेटिकली आएगा। सवाल में क्या हुआ, आपने सिर्फ इनर वाले फेस को चार्ज दिया, आपने इस पे यहाँ पे कुछ चार्ज दिया Q। अगर आप यहाँ पे कुछ Q1 चार्ज देंगे तो इसे कोरस्पोंडिंग यहाँ पे कुछ माइनस Q1 चार्ज आ जाएगा। और फिर अगर आप EFI देखेंगे तो इसकी वजह से तो EFI 0 होगा, सिर्फ इसकी वजह से आएगा तो EFI आ जाएगा। तो ये ऑप्शन तो आपके पास में करेक्ट है, बिकॉज आपको पता है कि अगर आप जैसे इस शेल के बाहर है, इस शेल के बाहर है तो इसकी वजह से EFI आएगा, इस शेल के अंदर है तो इसकी वजह से कोई EFI नहीं आएगा, तो इसकी वजह से EFI आ जाएगा, और EFI आएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी आपके पास में आ जाएगा। समझ में आ गई ये बात? तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पे भी आएगा वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिखाई दे जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप इस पे प्लस Q दे तो ऑटोमेटिक इस पे माइनस Q आ जाएगा, और बाहर वाले पे ऐसे कुछ प्लस Q आ जाएगा। अगर आप अंदर वाले पॉइंट पे EFI देखें तो इसकी वजह से आएगा नहीं, सिर्फ इसकी वजह से आएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस पे। तो ए ऑप्शन तो सही है, और सिंगल कैरेक्टर बात खत्म हो जाती है, पर हम आगे बात करेंगे। बी ऑप्शन में बोला गया था पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर बिटवीन द टू सिलेंडर व्हेन चार्ज डेंसिटी इज गिवन टू आउटर। अब देखिए बच्चों, अगर आप आउटर पे देंगे तो आउटर पे देंगे तो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं आएगा, सिर्फ आउटर सरफेस पे रहेगा, तो पड़ा रहेगा। अंदर यहाँ पे इस वाले फेस पे भी कुछ नहीं आएगा, इस वाले फेस पे भी कुछ नहीं आएगा। समझ आ गई? और अगर इन वाले फेसेस पे कुछ नहीं आया चार्ज आपके पास में, तो यहाँ पे EFI भी नहीं आया, बिकॉज बाहर वाली शेल की वजह से अंदर कितना आता है, 0 आता है। सी में नो पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर बिटवीन द टू सिलेंडर व्हेन यूनिफॉर्म लाइन चार्ज इज केप्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ द सेंटर। अब आप देखिए यहाँ पे अगर आप लैम्डा चार्ज डेंसिटी का अगर आप एक लाइन चार्ज रखेंगे तो यहाँ पे से कोरस्पोंडिंग कुछ ये पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे कुछ माइनस Q चार्ज जैसा आएगा, फिर यहाँ पे से कुछ प्लस Q जैसा आएगा, फिर यहाँ पे कुछ माइनस Q जैसा आएगा। तो अब आप यहाँ पे तो फिर EFI आ जाएगा ना आपके पास। भाई आप मेरी बात समझिए, अगर आपने यहाँ पे लैम्डा चार्ज डेंसिटी रखा था माइनस Q प्लस Q, तो इन दोनों की वजह से मिला के चलो बाहर 0 हो गया, पर इस लैम्डा की वजह से कुछ ना कुछ EFI आएगा यहाँ पे फिर EFI आ जाएगा, फिर पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। ये वाली बात भी सही है आपके पास में सी, कि सी गलत हो गया ना, इससे पूरा नो पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा बिकॉज EFI आ रहा है आपके पास। डी ऑप्शन में देख रहे हैं नो पोटेंशियल डिफरेंस अपीयर बिटवीन द टू सिलेंडर व्हेन सेम चार्ज डेंसिटी इज गिवन टू द बोथ सेंटर। अगर आप दोनों सेंटर को देंगे तो इस पे भी कुछ चार्ज आएगा Q1, इस पे भी कुछ आएगा Q2, तो इसकी वजह से यहाँ पे EFI आ जाएगा, इसकी वजह से नहीं आएगा। क्लियर? तो ये
अगर यहाँ पे EFI आ जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो मेन अगर आपको सिलेंड्रिकल शेल क्लियर है, अगर आपको सिलेंड्रिकल शेल क्लियर है कि सिलेंड्रिकल शेल की वजह से EFI कैसे आता है, तो आप इस सॉल्व कर पाते हैं। इसके अलावा एक ये वाला कंसेप्ट भी समझ में आना चाहिए, जैसे यहाँ पे ये ऐसे एक सिलेंडर है और यहाँ पे ऐसे आउटर सिलेंडर था, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए अगर आपके पास में यहाँ पे इसकी लेंथ कुछ L है, आप L लेंथ की पूरी बात कर रहे हैं, तो अगर इसकी एक यहाँ पे लाइन चार्ज रख दिया प्लस लैम्डा का, तो इसके अंदर क्यू इनसाइड जीरो होना चाहिए ना गॉसियन सरफेस के अंदर। अगर आप इस सेंटर की मीट में ऐसे मानेंगे, यहाँ पे जो मीट है पतली कुछ तो मीट होगा उसमें देखेंगे, तो यहाँ पे ये चालू है प्लस लैम्डा एल, तो यहाँ पे कितना है माइनस लैम्डा एल, यहाँ पे वापस प्लस लैम्डा है, यहाँ पे माइनस लैम्डा है, यहाँ पे प्लस लैम्डा है, ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना भी आपको आना चाहिए। और अगर इस वाले पॉइंट पे EFI देखेंगे तो इन दोनों की वजह से जीरो, तो ये तो बाहर की वजह से तो अंदर आएगा ही नहीं, इसकी वजह से कुछ आएगा, इसकी वजह से कुछ आएगा, डेफिनेटली फिर जीरो, सिर्फ इसकी वजह से आएगा, तो अंदर EFI तो आ जाएगा। तो सवाल ठीक है, अगर आपको सिलेंड्रिकल शेल क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर वो क्लियर नहीं है तो आपको यहाँ पे रुक के सिलेंड्रिकल शेल एक बार क्लियर करना चाहिए, सवाल को वापस ढंग से गो थ्रू करना चाहिए। ठीक है बच्चों, जिसका ए ऑप्शन आपके पास में करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अभी हमारे सामने है प्रॉब्लम नंबर 2007 का प्रॉब्लम है, 2007 में पूछा गया था, और ये डिटो सवाल हमने नोट्स में किया था और इससे बेहतर ही किया था। तो बहुत सिंपल सी बात इसने पूछी है, एक बार आप देखिए तो आपको चमक रहेगा, ये सवाल करके बताइए। हाँ भाई, बनी बात, ठीक है। हमारे पास क्या पूछा गया सवाल में, ऐसे एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, और ये नॉन कंडक्टिंग है, दिस इज नॉन कंडक्टिंग। क्या बोला सवाल, थोड़ा पढ़ देंगे एक बार। सवाल बोला स्फेरिकल पोर्शन इज रिमूव्ड फ्रॉम ए सॉलिड स्फीयर हैविंग चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वॉल्यूम। अगर आपको बोलते चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है वॉल्यूम में, नॉन कंडक्टिंग होगा, बिकॉज अगर कंडक्टिंग होता चार्ज कभी भी वॉल्यूम में नहीं हो सकता, चार्ज सिर्फ सरफेस पे होता। तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी कुछ इसकी रो मान लीजिए। अब क्या होगा भाई साहब, इसके अंदर से ऐसे कुछ एक कैविटी काट लें। अब कैविटी काट के पूछना कैविटी के अंदर EFI कितना आता है, तो ये वाला इसका सेंटर हो गया, यहाँ पे ऐसे मान लेता है, इसका सेंटर कुछ यहाँ पे C1 है, इसका कैविटी का सेंटर कुछ C2 है आपके पास। तो हमने यहाँ पे निकाला था कि जो नेट EFI आता है वो आता है कैविटी के अंदर इज रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट C1 C2 फैक्टर, किसके अंदर, इन कैविटी। अगर आप कैविटी बात करें तो ऐसा आता है। अब ये एक्सप्रेशन आपको खुद से ड्राइव करके देखना है, मैंने वहाँ पे ड्राइव करा है, मैं अभी यहाँ पे ड्राइव नहीं करूँगा। आप पहले खुद से आप रुक जाइए, कोई दिक्कत नहीं, सवाल का आप रुक जाइए, आप इस एक्सप्रेशन को खुद से ड्राइव करके देखेंगे और आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप कर पाएंगे, बिकॉज पहले किया हुआ है तो आप खुद करेंगे तभी बढ़िया है, मैं करूँगा तो फिर वैसा ही हो जाए जैसे पहले हुआ था। आपको खुद करना चाहिए, खुद ढूंढना चाहिए, खुद से अटेम्प्ट करके देखिए। आप खुद इस एक्सप्रेशन को निकाल पा रहे हैं क्या, कैविटी किसी एक पॉइंट पे EFI निकाल के देखिए। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट हो गया और डायरेक्शन भी कांस्टेंट। डायरेक्शन किस तरफ है, C1 C2 की तरफ। इसका मतलब क्या है, C1 C2 डायरेक्शन ये वाली है, तो हर एक पॉइंट पे जो EFI हो इस तरफ है, यहाँ पे भी EFI इस तरफ है, यहाँ पे भी इस तरफ है, यहाँ पे भी इस तरफ है, यहाँ पे भी इस तरफ है। नहीं भाई साहब, ये कैविटी में है, ये सिर्फ कहाँ पे है, कैविटी में, बाहर की बात नहीं हो रही, कैविटी में बात हो रहा है। तो आपका क्या जवाब होगा, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट, मतलब मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी आपके पास सेम है, डायरेक्शन भी हर एक पॉइंट पे सेम है C1 C2, और मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा आपके पास, जीरो एवरीवेयर, गलत बात, नॉन जीरो एंड यूनिफॉर्म, नॉन जीरो एंड यूनिफॉर्म, सही बात है, नॉन जीरो है और यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, जब कोई चीज पोजीशन के साथ नहीं बदलती। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कोई चीज अगर पोजीशन के साथ में ना बदले तो उसे यूनिफॉर्म बोलते हैं। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, अगर कोई चीज टाइम के साथ ना बदले तो उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इस पोजीशन पे हर एक पॉइंट पे आपके पास में क्या है, वो चीज सेम है, इस वजह से हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म। तो क्या आएगा, नॉन जीरो एंड यूनिफॉर्म, तो बी ऑप्शन आपके पास यहाँ पे मैच कर। आप इस एक्सप्रेशन को ड्राइव करके देखेंगे, ऐसे कुछ सवाल भी हमने नोट्स में किए थे, वो भी आपको क्लियर होने चाहिए। छापिए बच्चों, सवाल आपके सामने है और 2007 का सवाल है, आप अटेम्प्ट कीजिए इस सवाल को।
तो यहाँ पे सवाल में क्या है आपके पास, मैं डायग्राम बता देता हूँ, आप इतना सवाल अटेम्प्ट कर लीजिए। बच्चों ये कुछ जेड एक्सिस मान लेते हैं ना यहाँ पे, ठीक है भाई, आइए अब सवाल करते हैं। सवाल में आपसे बोला गया कि इसका ऑप्शन सी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, 0 इसका आंसर आएगा। अगर आपका आ गया बहुत बढ़िया, एक बार देख सकते हैं आप। सवाल में बोला गया पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर प्लेस्ड एट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। तो पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे रख दिया आपने, दिस इज पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, और यहाँ पे आपने ऐसे माइनस क्यू को रख दिया। Here we kept plus q and here we kept minus q। ये z एक्सिस माना, ये x है, तो अगर ये x है तो x y z होगा ना, x क्रॉस y z होना चाहिए, तो ये वाला y एक्सिस होगा ना आपके पास, डॉट y एक्सिस है आपके पास। अब इसमें क्या बोला गया कि सवाल में ये था आपके पास, द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन अनदर पॉजिटिव चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम -1, माइनस ए कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा आपके पास में, यहाँ पे होगा -a, 0, 0। यहाँ से आप एक चार्ज को लेके चले और आपने इसको यहाँ पे पहुंचा दिया, यहाँ पे ए पे, वाई कोऑर्डिनेट पे। वाई कोऑर्डिनेट कितना है आपके पास, उसका वाई कोऑर्डिनेट आपके पास में है दैट इज 0, a, 0, ऐसे कुछ पॉइंट से पहुंचा दिया। मतलब पहले ये चार्ज यहाँ पे था, अब इसको उठा के आप यहाँ पे ले आए, ऐसे ही है आपके पास, ठीक है। पहले यहाँ पे था, अब इसको उठा के आप यहाँ पे ले आए। अब मुझसे पूछा वर्क डन, तो वर्क डन किसके बराबर होगा, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव होगा, नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब आप सोच के देखिए, यहाँ पे अगर जब है तो इससे जो दूरी है, इससे जो दूरी आपने नोट डाउन कर ली, तो आपके पास में कुछ इसकी वजह से जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपके पास सामने आ गई। अब सोचिए अगर आप यहाँ पे भी देखे जाए इसको, उतनी ही ए डिस्टेंस के ऊपर, तो यहाँ से जो डिस्टेंस थी वही डिस्टेंस अब यहाँ से आएगी। सिमिलरली इसकी डिस्टेंस पहले जो यहाँ से थी वही डिस्टेंस यहाँ से आएगी, मतलब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी फाइनल पोटेंशियल सेम आ जाएगी आपके पास। अरे इस बात को रियलाइज कर पाए तो करने की थोड़ी जरूरत है, आप यहाँ से रियलाइज कर लीजिए ना भाई, इससे जो डिस्टेंस है, अभी जो डिस्टेंस है वो आपको समझ में आ गई। अगर यहाँ पे a दूरी पे होता तो ये a, फिर ये a/2, ये डिस्टेंस, सिमिलरली ये a/2, ये डिस्टेंस, तो यहाँ पे ये वाली डिस्टेंस और यहाँ पे ये डिस्टेंस बराबर है, यहाँ पे ये डिस्टेंस और यहाँ पे ये डिस्टेंस बराबर है, तो यार पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल और फाइनल सेम रहेगी। और अगर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी फाइनल सेम रहेगी आपके पास, तो वर्क डन कितना आ जाएगा आपके पास, 0 आ जाएगा। अब क्या यहाँ पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए चेंज इन पोटेंशियल किसके बराबर होता है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, और किसके बराबर होता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा यू। ये कब होता है, व्हेन डेल्टा के इज 0, व्हेन डेल्टा के इज 0। ये तभी वैलिड है जब चेंज कैटेगरी 0 होगा। ये कब वैलिड है, ये ऑलवेज वैलिड है आपके पास। बात समझ में आ गई। तो ये बात अगर आप पता होगा तो आप इजीली कर सकते। कभी भी वर्क डन वगैरह की बात है तो हमें पोटेंशियल एनर्जी के पास आना है। आप इनिशियल पोटेंशियल लिखिए, फाइनल लिखिए, दोनों का डिफरेंस निकालिए। और कंजर्वेटिव का पूछा तो माइनस ऑफ डेल्टा यू के बराबर होगा, और एक्सटर्नल के बराबर पूछा दैट इज डेल्टा यू के बराबर होगा। ठीक है, आसान सवाल था बच्चों। ये आपके सामने 2008 का सवाल है, आप देख लीजिए। सवाल थोड़ा सा ठीक लग रहा है मुझे, एक बार आप करके देखिए 1 बाय 1 और आप बताइए क्या जवाब आता है। कोई भी सवाल है, आप अपना बेस्ट एफर्ट दीजिए ना। आप जेई के सवाल कर रहे हैं तो हो सकता है कभी थोड़ा स्ट्रगल देखने को मिले, पर आप देख रहे हैं अभी हम 13th प्रॉब्लम कर रहे हैं, मतलब अभी तक हमने शुरू से 13 सवाल कर लिए इसमें, तो उसमें से 1 या 2 सवाल थोड़े से अच्छे थे, बाकी सब बहुत सिंपल सवाल थे। तो आप देख सकते हैं जेई भी आसान सवाल पूछता है, अगर आप आसान सवाल सेट कर पाए तो कुछ अच्छा है, तो आप थोड़ा उसमें दिमाग लगाइए, थोड़ा एफर्ट डालिए। हाँ भी हुआ, तो मैं डायग्राम वगैरह बना रहा हूँ, इधर आप और कर लीजिए कुछ करना चाहे तो। तो यहाँ पे सेंटर पॉइंट है आपके पास में, वो ऐसे बोल दिया, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट कहीं यहाँ पे है आपके पास, ऐसे इसको ज्वाइन कर रहा है। इस पॉइंट का नाम है ए, इस पॉइंट का नाम है बी, यहाँ पे एक पॉइंट है आपके पास सी। ठीक है, ऐसे कुछ बना दिया। ये वाला एंगल आपके पास 60 डिग्री है, ये ए सी। अब सवाल में क्या बोला गया, कंसीडर ए सिस्टम ऑफ द 3 चार्जेस q/3 q/3। ए पे q/3 को रखा, यहाँ पे आपने q/3 रख दिया।
बी पे भी आपने क्यू बाई 3 को रखा और यहाँ पे आपने -2 क्यू बाई 3 को रख दिया। ओ वाले पॉइंट का नाम सेंटर हो गया, ठीक है। एंगल गिवन है, ये वाला एंगल 60 डिग्री गिवन है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ पूछ रहा है आपके पास, ये सब चीज़ों पे चर्चा चल रही है। तो अगर हम सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन में देखते हैं तो इसकी वजह से EFI, इसकी वजह से EFI तो कट जाएगा बिकॉज ये इधर कर रहा हो, ये इधर कर रहा हो, ओ पॉइंट पे EFI देख रहा हूँ, तो इसकी वजह से और इसकी वजह से कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ इसकी वजह से बचा। तो कितना है EFI एट पॉइंट ओ, इट इज K 2Q/3 KQ डिवाइड बाय R², ये आएगा EFI 2/3 KQ डिवाइड बाय R², ऐसा एक्सप्रेशन है। 2/3 ऐसा कुछ लिखा हुआ है क्या? इसको सोल्व, K को 4/5 नोट लिख देते हैं, तो यहाँ पे ये बन जाएगा 2, तो यहाँ पे कितना बचे Q डिवाइड बाय 6πε0 R², ऐसा कुछ आंसर आना चाहिए, पर ऐसा नहीं है आपके पास में। और जो EFI है वो नेगेटिव में तो आ रहा है, पर ये मैग्नीट्यूड मैच नहीं कर रहा, तो ए ऑप्शन तो आपका सेटिस्फाई नहीं हुआ। बी ऑप्शन में बोला पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बात कर रहे हैं, तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के लिए अब देखते हैं क्या किया जाए। तो यार अगर आप देखेंगे तो ये डिस्टेंस r है, तो ये अगर आप इस ट्रायंगल को देखेंगे तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होना चाहिए, बिकॉज ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये 60, तो ये भी कितना हो गया बच्चों 60 हो गया। अच्छा ये 60, तो ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। तो ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। अगर ये 120 तो ये दोनों एंगल बराबर होने चाहिए। अच्छा अगर ये बराबर होने चाहिए, टोटल बचा 60 आपके पास, तो ये 30 डिग्री हो गया, ये वाला 30 डिग्री हो गया। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है सिस्टम की, तो इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई, K Q1 Q2 डिवाइड बाय 2R। एक तो ये पेयर बन गया आपके पास में, एक अब ये वाला पेयर बनेगा। अब ये भी R ही होगा, बिकॉज ये आपके पास में जो ट्रायंगल है इसमें सभी एंगल आपके पास 60 डिग्री है आपके पास में, इक्वेटेड ट्रायंगल है ये। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो कितना है -K 2Q/3 और Q/3, माइनस हमने पहले लगा दिया, डिवाइड बाय ये डिस्टेंस कितनी होगी आपके पास R होगी, ठीक है। अब आप अगर इस वाले डिस्टेंस को मेजर करें, डिस्टेंस कैसे मेजर कर रहे हैं अपने, अच्छा ऐसे बोल देते हैं, ये 90 डिग्री बना दिया हमने, तो ये हो गया 30, तो ये कितना हो गया आपके पास R cos 30 ना, दिस इज बिकम R cos 30, ये बन जाएगा R cos 30। समझ में आ रही बात? ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन कितना आ गया आपके पास, दैट इज K माइनस आएगा ना, -K 2Q/3 और Q/3, और सेपरेशन कितना है आपके पास, दैट इज 2R cos 30, 2R cos 30, cos 30 √3/2 ना, तो ये √3R आपके पास ऐसा एक्सप्रेशन आ गया। अब ये बराबर आ जा रहा है, थोड़ा चेक करें क्या, यहाँ पे तो नहीं आना चाहिए यार, ये बराबर क्यों नहीं आना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे √3 है, कैंसिल आउट ही नहीं होगा आपके पास में, जीरो तो नहीं आएगा आपके पास ये एक्सप्रेशन। क्लियर? आप करना चाहें तो कर सकते हैं, दैट इज K Q² 18R माइनस 2K Q² डिवाइड बाय 9R। यहाँ पे अगर आप देखेंगे दैट विल बी 2K Q² डिवाइड बाय 9√3R। तो यहाँ पे अगर आप सोल्व करेंगे जीरो तो नहीं आएगा, इसने क्या बोला, जीरो बोला ना इसने, तो ये बात तो गलत है, ठीक है। तो बी ऑप्शन भी गलत हो गया। अब सी में चलते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ द, सी ऑप्शन में क्या बोलते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बिटवीन द चार्जेस सी एंड बी, सी और बी के बीच में फोर्स कितना है, तो बी ऑप्शन में नहीं मैच करा। अब चलते हैं सी ऑप्शन के ऊपर। सी ऑप्शन में अगर देखेंगे तो K फोर्स कितना है बी और सी के बीच में, K 2Q/3 और Q/3 डिवाइड बाय R², तो R² की वैल्यू आ गई 2R cos 30 ना, दैट इज 2R √3/2, दिस इज R √3R, दिस इज बिकम 3R²। तो कितना बन रहा है बच्चों सोल्व करके, दिस बिकम 2K Q² 27R², ऐसा कुछ लिखा हुआ है क्या? अच्छा तो यहाँ पे K की वैल्यू पुट कर, दैट इज Q² डिवाइड बाय 54πε0 R², ये मैच कर जा रहा है आपके पास, ठीक। तो सी सिमिलरली अगर आप इस ओपन पोटेंशियल निकालें तो कैसे निकालेंगे, इसकी वजह से पोटेंशियल लिखेंगे, दैट विल बी K Q/3, मैं ये डी वाला कर रहा हूँ ना, डी ऑप्शन ये आएगा, उसकी वजह से भी ये आएगा, तो बराबर हो गया। यहाँ पे आएगा -K 2Q/3 डिवाइड बाय R, ऐसा एक्सप्रेशन आपके पास आ रहा है। ये वाला पोटेंशियल जीरो आ गया भाई, यहाँ पोटेंशियल जीरो आएगा, तो डी ऑप्शन में और कुछ पोटेंशियल दिया, तो एक ऑप्शन सही हो गया आपके पास, दैट इज ऑप्शन सी, और सिंगल करेक्ट था तो एक ही ऑप्शन इसमें सही होना चाहिए था। तो जैसे ऐसा रहता है उसमें कि आपको हर एक ऑप्शन यहाँ पे देखना पड़ता है, तो आप देख लीजिए, और सिंगल करेक्ट में ये जैसे ही एक सही मिल गया, आप बाकी छोड़ के आगे आप बढ़ सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो सवाल आसान था, टफ नहीं था, पर थोड़ा सा लिटिल बिट लेंथी था, आपको हर एक ऑप्शन चेक करना पड़ रहा था। हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, ये आपसे 2009 में पूछा गया, और सवाल
आप देख लीजिए कैसा लग रहा है आपको। मुझे तो ठीक है लग रहा है, टफ तो नहीं लग रहा है। करके देखिए एक बार क्या रिजल्ट आ रहा है आपके पास। हाँ भी हुआ। आइए सवाल पे चलते हैं। मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ इतनी देर। आपको ऐसे क्यूब बताया गया, आपने क्यूब बना लिया। इस सवाल में कुछ नहीं यार, अगर आप डायग्राम सही ढंग से बना लेंगे चीज को, आपको दिख जाएगा सवाल क्या है। वही आइंस्टाइन वाली बात यार, आप पहले सवाल को समझिए, सवाल क्या पूछना चाह रहा है, सवाल में आपको क्या पता है। आप फटाफट जल्दबाजी मत करिए सवाल को करने की। तो ऐसे आपके पास में हमने बना दिया, ये इसका एक्सिस हो गया ना, ये आपके पास में कुछ एक्स एक्सिस की तरह शो कर रहा है और ये वाई एक्सिस की तरह शो कर रहा है। ठीक है, ये डायमेंशंस गिवन है आपको। ये वाली लेंथ आपके पास में a/2 है, ये वाली लेंथ भी इधर a/2 है। सिमिलरली ऊपर नीचे भी ऐसे a/2 और a/2 ऐसा कुछ है। अब देखिए आपसे क्या क्या बोला गया, आपसे इस क्यूब से फ्लक्स कितना पास हो रहा है उसके बारे में पूछा गया। तो एक तो यहाँ पे डिस्क है, एक यहाँ पे डिस्क है, और ये इसका जो सेंटर है वो a/2 है, मतलब इस फेस पे उसका सेंटर है। और ये डिस्क कुछ ऐसे करके ऐसे बनी हुई है आपके पास। तो आधी डिस्क क्यूब के अंदर और आधी डिस्क क्यूब के बाहर है। तो डिस्क की वजह से चार्ज, इस डिस्क पे टोटल चार्ज है आपके पास में वो 6 कूलम है। इसमें कितना चार्ज है बच्चों? 6 कूलम। तो इसके अंदर कितना आएगा? इसके अंदर आएगा 3 कूलम सिर्फ। ठीक है, तो डिस्क की वजह से क्यू इनसाइड आएगा 3 कूलम। सिमिलरली अगर आप देखें तो यहाँ पे एक रोड रखी हुई है, और वो रोड कहां से शुरू हो रही है? a/4 से शुरू हो रही है, 5a/4 पे खत्म हो रही है। a/4 से शुरू हो रही है, यहाँ पे a/4 है, ये वाला पॉइंट 5a/4 है। तो ये लेंथ कितनी होगी इसकी? a होगी। तो हमारे पास सिर्फ अंदर कितनी लेंथ है इसकी? a/4 लेंथ हमारे पास अंदर है। तो इस पे टोटल चार्ज कितना है आपके पास? इस पे जो टोटल चार्ज है आपके पास 8 कूलम है इस पे टोटल चार्ज। तो इसकी वजह से जो अंदर चार्ज आएगा क्यू इनसाइड, वो इसका 1/4 आएगा। वो टोटल पे 8 कूलम है, तो 8 पे कितना आएगा आपके पास? 2 कूलम। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो इसकी वजह से क्यू इनसाइड आपके पास में आएगा 3 कूलम। इतना सही है बच्चों? ठीक है। इसके अलावा 2 पॉइंट चार्जेस भी हैं आपके पास में। एक को रखा गया a/4 माइनस a/4, a/4 माइनस a/4, तो वो इसके अंदर ही होगा आपके पास। और ये वाला चार्ज कितना है भाई साहब? इसकी वैल्यू है -7 कूलम। और एक चार्ज है आपके पास में 3a/4 पे, -3a/4 पे, तो -3/4 बाहर चलेगी, ऊपर ही बाहर चलेगी। तो यहां पे भी चार्ज है, इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू है आपके पास 3 कूलम। हमें सिर्फ क्या लिखना होता है? फ्लक्स जो होता है आपके पास में E.ds, वो होता है Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो Q इनसाइड देखिए कितना आएगा? इस डिस्क की वजह से आएगा 3, इसकी वजह रोड की वजह से आएगा 2, ये पूरा का पूरा -7, और ये तो है ही नहीं, ये बाहर है तो हम लिखेंगे नहीं, बाय एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ गया? वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? -2 कूलम डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आपके पास ए ऑप्शन यहाँ पे मैच कर जाएगा। तो आसान था बच्चों सवाल, डायग्राम बनाने में थोड़ी दिक्कत हो सकती थी, आप चीज़ में विजुअलाइज करना थोड़ा सा। अब ऐसा सवाल अगर आ जाता है तो एक ही चीज मैटर करती है कि आप सवाल कितने ढंग से पढ़ पा रहे हैं, क्या बोला है वो समझ पा रहे हैं। तो आप पेशेंस रखिए, आराम से पढ़िए, जल्दबाजी मत कीजिए, तो आपसे इस तरीके से सवाल हो जाएंगे। ठीक है, 2009 का सवाल है बच्चों, और करके बताइए, होना चाहिए आपसे। ठीक है, आप स्क्रीन को पॉज कर दीजिए, मैं सवाल की तरफ पढ़ रहा हूँ। तो सवाल में आपको बोला गया था कि ऐसे 3 शेल है आपके पास में, कंडक्टिंग शेल 1, 2 और 3।
सवाल में गो थ्रू करे थे ढंग से। सवाल में क्या बोला गया, 3 कॉन्सेंट्रिक मेटालिक स्फेरिकल शेल, मतलब कंडक्टर है या पहले पढ़ लीजिए ना। कई बार लोग क्या होंगे, आपको शेल दिया, आपके दिमाग में हमेशा कंडक्टिंग चलेगा, और कई बार वो नॉन कंडक्टिंग दे देना, तो हो सकता है जेई ऐसा आपको फंसा दे इस चीज़ में। तो आप ढंग से पढ़िएगा उस चीज़ को। तो बोला गया कि इसकी रेडियस कुछ आपके पास में r है, इसकी रेडियस आपके पास में यहाँ पे कुछ 2r है, और इसकी रेडियस आपके पास में यहाँ पे कुछ 3r है। अब हर एक शेल पे चार्ज गिवन है, इस पे Q1 गिवन है, इस पे Q2 और इस पे Q3। इस पे Q1 दिया इस शेल को, इसको Q2 दिया, इसको Q3, ये नेट है आपके पास में। अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेगा, देखिए अंदर वाले शेल पे कुछ नहीं जाएगा, बिकॉज Q इनसाइड कुछ है ही नहीं, तो पूरा Q1 यहाँ पे रहेगा। अच्छा यहाँ पे Q1 देखिए, यहाँ पे भी कितना आएगा, -Q1 आएगा। अच्छा यहाँ पे -Q1 आएगा, नेट Q2 होना चाहिए, तो यहाँ पे कितना है, Q1 + Q2। समझ में आ गया? तो यहाँ पे कितना, -Q1 -Q2, नेट होना चाहिए Q3, तो यहाँ पे Q1 + Q2 + Q3। ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। ये टोटल चार्ज था, हमने मिटा दिया, ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। अब देखिए चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन में आपको कोई दिक्कत है कि नहीं। ये हमने बहुत किया था कंडक्टिंग शेल के अंदर कि भाई इन दोनों पे जो नेट चार्ज का सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो गोश फ्लो फेल ना हो जाए, वो थ्योरी हमने ढंग से देखी थी वहां पे। तो इसके अंदर कोई चार्ज है नहीं, अगर अंदर चार्ज होता तो इस पे भी आता ताकि Q इनसाइड 0 हो जाए। यहाँ पे Q1 है तो यहाँ पे -Q1 आना पड़ेगा, ताकि यहाँ पे गॉसियन सरफेस पकड़ू इस वाले शेल के मीट में, तो Q इनसाइड 0 हो जाए। फिर मैंने देखा यहाँ -Q1 है, इस पे नेट है Q2, तो यहाँ पे कितना Q1 + Q2, ताकि नेट कितना बन जाए, इस वाले शेल पे Q2 बन जाए। फिर यहाँ पे Q1 + Q2 है, तो यहाँ -Q1 Q2 आएगा, बिकॉज नेट यहाँ पे 0 होना चाहिए। फिर बाहर देखें तो ऐसा बन गया। ठीक है, अब सवाल में बोल क्या रहा है, सवाल में बोल रहा है कि द चार्ज डेंसिटी ऑफ द आउटर सरफेस ऑफ द शेल्स आर इक्वल। मतलब इस वाले पे आउटर सरफेस का तो ये हो गया, इसका आउटर सरफेस ये हो गया, इसका ये हो गया, तो इन सब पे जो σ1 σ2 और σ3 ये बराबर है। तो σ1 की वैल्यू कितनी है, Q1 / 4πr²। सिमिलरली यहाँ पे आ गया Q1 + Q2 / 4π, r की वैल्यू कितनी है 2, दैट इज बिकम 4r²। सिमिलरली यहाँ पे दैट इज Q1 + Q2 + Q3 इज इक्वल टू 4π, और यहाँ पे आ गया 9r²। समझ में आ रहा है? तो πr², ये तो उड़ाओ, कुछ तो कचरा साफ हुआ। अब अगर आप इन दोनों को बराबर करें तो यहाँ से Q1 / 4 इज इक्वल टू Q1 + Q2 / 16। इसने इसको मार दिया, तो यहाँ पे 4 बच गया, तो 4Q1 इज इक्वल टू Q1 + Q2। समझ में आ गई बात? तो यहां से मेरे पास क्या आया, दैट इज Q1 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, Q1 इज इक्वल टू Q2/3, Q2/3। सही। अब आप एक काम कीजिए, इन दोनों को डायरेक्टली लिंक करके देखिए। तो यहाँ पे क्या है, दैट इज Q1 / 4 इज इक्वल टू, यहाँ पे आया Q1 + Q2 + Q3 डिवाइड बाय, ऐसा बन गया, दैट इज 9Q1 इज इक्वल टू Q1 + Q2 + Q3। तो ये इधर चला गया, तो ये बन गया 8Q1। Q2 को लिख दिया Q1 की फॉर्म में, तो ये बन गया 3Q1। Q2 को Q1 की फॉर्म में लिखा, प्लस Q3 आ गया आपके पास। अच्छा अब यहाँ पे देखता हूं तो कितना गया, 5Q1 इज इक्वल टू Q3। सही है ये बात? ठीक है। अब हमें क्या पूछ रहा है, हमसे रेशो पूछ रहा है, क्या रेशो पूछ रहा है? ठीक है, तो अगर आप देखें Q1 Q2 Q3, तो Q1 को तो Q1 लिख दो, Q2 को Q1 की फॉर्म में लिखो, तो क्या बन गया ये 3Q1। ठीक है, Q2 को Q1 की फॉर्म में लिखा, Q3 को Q1 की फॉर्म में लिखो, तो ये बन गया 5Q1। इस Q1 ने उड़ा दिया, 1:3:5। इस समय क्या था, कुछ नहीं था, बस सवाल ढंग से पढ़ना है भाई, कौन से सरफेस के ऊपर बता रहा है कि बराबर है, आउटर सरफेस के ऊपर, और चार्ज आपको डिस्ट्रीब्यूट करना आना चाहिए। आसान था बच्चों सवाल। तो आप एक चीज आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जेई ऐसा बहुत बवंडर सवाल नहीं पूछता है, बेसिक बात नहीं पूछता है, पर आपको नोट से ढंग से क्लियर होंगे, आप सवाल को सही ढंग से पढ़ पाते हैं, आसान सवाल ढूंढ पाते हैं, तो आप डेफिनेटली जेई सेलेक्ट होके अच्छे कॉलेज में जा सकते हैं। छापिए।